हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से सुन पा रहे हैं, अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप। और आज हम हमारे चैप्टर रेस्पिरेशन को खत्म करने वाले हैं, यानी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को खत्म करने वाले हैं। तो दो छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे सिलेबस के बचे हुए हैं इस चैप्टर के, दैट इज रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग एज वेल एज सम डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन दो टॉपिक्स को पढ़ते ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग बढ़ रहे होंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, यानी हम सर्कुलेटरी सिस्टम की ओर प्रस्थान कर रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। लाल कलर के दिलों की बारिश हो चुकी है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑन टाइम। और आज बहुत मजा आने वाला है। आज मैं आपको काफी जल्दी छोड़ दूंगा अगर आप लोग ठीक से पढ़ाई करेंगे तो। वही जाहिर सी बात है कि आपको हर टॉपिक मल्टीपल टाइम्स पढ़ाया जाएगा, इतनी बार पढ़ाया जाएगा कि सारा टॉपिक क्लास के अंदर ही याद हो जाए। फिर भी ये जो टॉपिक्स हैं बहुत छोटे हैं, तो चाह कर भी इसमें 2 घंटा नहीं लगाया जा सकता। तो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग आज आपको 1.5 घंटे के आसपास में फ्री कर देंगे। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ओबीडियंट तरीके से पढ़ेंगे, तभी आपको वो आधे घंटे का लेवरेज मिल पाएगा, माइलेज मिल पाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि स्टार्टिंग से आपकी अटेंटिवनेस क्लास के अंदर पूरी हो, आपका फोकस पूरा हो, कंसंट्रेशन पूरी हो। बाकी सारा जिम्मा आपके भाई का है, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। अगर आप लोग अटेंटिव हैं तो बाकी सारा काम मेरा है। कंटेंट कैसे पढ़ाना है वो सब हम लोग देख लेंगे और क्लास में ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे, तो कुछ और करने की जरूरत फिर है नहीं, राइट। चलिए स्टार्ट कर सकते हैं इस सेशन को। फटाफट बताइए, क्या हम लोग इस सेशन को शुरू कर सकते हैं? इफ यस तो एक बार तारा रारा से भर डालिए चैट सेक्शन को और हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, जहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि रेगुलेशन होता क्या है। आपने रेगुलेशन शब्द या रेगुलेटर शब्द कहीं पे सुना हुआ है या कहीं देखी हुई है रेगुलेशन होते हुए? बिल्कुल देखी होगी। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और आपने पंखा पक्का चलाया होगा। पंखे के साथ ना एक गोल सा स्विच आता है, उसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या करता है? पंखे की स्पीड को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। यानी रेगुलेशन में दोनों ही चीजें आती हैं। आप किसी चीज को तेज भी कर सकते हो और आप किसी चीज को धीमा भी कर सकते हो। पंखा अगर 1 नंबर पे चल रहा है तो धीरे धीरे चल रहा है, टुचुक 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 करके बहुत आवाज आती है, हवा कम आवाज ज्यादा। 2 नंबर पे किया तो आपकी स्पीड और बढ़ गई पंखे की। 3 नंबर पे किया स्पीड और बढ़ गई। 4 नंबर पे किया स्पीड और बढ़ गई। 5वां गियर डाल दिया तो स्पीड मैक्सिमम हो गई, और उसको और घुमाओगे तो स्पीड दोबारा से 0 हो जाएगी, यानी पंखा बंद हो जाएगा। यानी उस गोल वाले स्विच से भी आप पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर वो गोल वाला स्विच 0 पे है तो पंखा बंद, 1 पे करते ही पंखा धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाएगा, और 5 पे करते ही पंखा पूरी स्पीड पकड़ लेगा। क्या यह भी एक प्रकार की रेगुलेशन है? बिल्कुल सर। किसी भी चीज को ऑन करना, ऑफ करना, उसकी स्पीड को बढ़ाना, कम करना, दिस इज कॉल्ड एज रेगुलेशन। यानी कि आप किसी भी पर्टिकुलर अप्लायंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। सिमिलरली ब्रीदिंग जो है ये आपकी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कई बार आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप जल्दी जल्दी सांसें लें, बहुत जरूरी सांसें लें। समझ लीजिए आपकी बॉडी में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। आपकी बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, आपके ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड खूब सारा लोड हो गया है, तो आपकी बॉडी के लिए खतरनाक चीज है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कोई अच्छी गैस तो है नहीं। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को इस CO2 को फटाफट अपनी बॉडी से बाहर फेंकना है। तो हम क्या करेंगे? बहुत जल्दी एक्सपीरेशन करने लगेंगे और बहुत तेज तेज एक्सपीरेशन करने लगेंगे, जिससे इस CO2 को हम लोग हमारी बॉडी से बाहर निकाल फेंके। तो जैसे हमारे बॉडी में चेंजेस होंगे, उस चेंज को सेंस करके हम उसी प्रकार से एक्शन करेंगे। अगर हमारी बॉडी में CO2 ज्यादा है तो CO2 को बाहर फेंकने के लिए हम लोग जल्दी जल्दी एक्सपीरेशन करेंगे। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम है तो ज्यादा ऑक्सीजन खींचने के लिए हम लोग तेज तेज ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देंगे। यानी हमारी बॉडी की जैसी स्थिति होगी, हमारी बॉडी की जैसी कंडीशन होगी, क्या उसी हिसाब से हम लोग एक्ट करेंगे? बिल्कुल उसी हिसाब से एक्ट करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं रेगुलेशन, यानी कि ब्रीदिंग की स्पीड को चेंज करना। तो ह्यूमन बीइंग्स हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। आपने इतनी देर मेरी बात सुनी, क्या आपने तब तक अपनी सांस पे बिल्कुल भी गौर किया? द आंसर इज नो।
भाई हमारा दिन जो है बहुत बड़ा होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने टाइम आप कॉन्शियसली ये सोचते हो कि आप सांस ले रहे हो या नहीं? अगर आप नहीं भी सोचोगे सांस लेने के बारे में तो भी आपकी सांस आ ही रही है ना। अगर आप नहीं सोचोगे सांस छोड़ने के बारे में तो भी आपकी सांस जा ही रही है ना। तो अल्टीमेटली दिस इज अ थिंग दैट इज कैरिड आउट ऑटोमेटिकली। अगर आप इसके बारे में नहीं सोचोगे तो भी ये चीज होके ही रहेगी। सिमिलरली आप पैदा हुए थे उससे भी पहले से आपका दिल धड़क रहा है। आप पैदा बाद में हुए थे, लेकिन जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो सबसे पहले आपका हार्ट नाम का ऑर्गन बन चुका था, तभी से उसने धड़कना स्टार्ट कर दिया था। और आपकी मृत्यु तक, आपकी डेथ तक ये हार्ट धड़कता ही रहेगा। क्या हम सोचते हैं कि हमारा हार्ट धड़क रहा है? भाई ये तो ऑटोमेटिकली धड़क रहा है ना, ये तो अपना एक बढ़िया तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहा है। सिमिलरली ये जो ब्रीदिंग है 12 से 16 बार आप एक मिनट में नॉर्मली ब्रीद कर रहे हो, ये तो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पर मैं इस ब्रीदिंग की स्पीड को चेंज कर सकता हूं। लेट्स से मैं प्राणायाम कर रहा हूं, लेट्स से मैं योगा कर रहा हूं और मैं मेडिटेशन कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं बहुत आराम आराम से सांस लूं, बहुत आराम से सांस लूंगा, बहुत आराम से सांस छोड़ूंगा। मैं समझ लीजिए 10 सेकंड में एक सांस ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट मेरा क्या था? 12 से 16 बार। लेकिन अब जब मैं आराम से सांस ले रहा हूं और आराम से सांस छोड़ रहा हूं तो मेरा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? सिर्फ 6 बार, क्योंकि मैं 10 सेकंड में एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा हूं, यानी कि मैं एक मिनट में 6 बार सांसें ले रहा हूं, 6 बार सांसें छोड़ रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मेरी सांस फूल जाएगी, बिल्कुल फूल जाएगी। उस टाइम पर क्या मैं ज्यादा टाइम तक ब्रीद कर रहा हूंगा? बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी मेरे को ब्रीद करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो एक मिनट में हो सकता है 18-20 बार मैं सांस ले रहा हूं। तो ये जो 12 से 16 का नंबर है, ये आप बढ़ा भी सकते हो और ये आप कम भी कर सकते हो। यानी बॉडी में कोई तो सिस्टम है जो एनालाइज करता है कि हाँ भाई अब आपको ऑक्सीजन की जरूरत है तो सांस ज्यादा लीजिए, है ना। अब आपको ऑक्सीजन की कम जरूरत है, आप अपने आप इन चीजों को रेगुलेट करेंगे। कुछ तो है बॉडी में जो कि इन सारी चीजों को सेंस करता है। वो जो चीजें हैं बॉडी में जो सेंस कर रही हैं, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, राइट। सो मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। सांस आना और सांस जाना एकदम रिदम में होता है। और ये रिदम आपकी कितनी है? ये रिदम आपकी कितनी है? 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। और ये आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है, ये आपका नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है, करेक्ट। तो ये जो रेस्पिरेटरी रिदम है इसको हम मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू को लगता है कि भैया ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ज्यादा गहरी सांस लेनी पड़ेगी, ज्यादा ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लाना पड़ेगा। और अगर बॉडी को यह लगता है कि CO2 जमा हो चुका है तो CO2 को जल्दी निकालने के लिए जल्दी जल्दी एक्सपीरेशन करनी पड़ेगी। तो जैसी बॉडी की कंडीशन है उसी हिसाब से हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। तो दो तरीके के यहां पर रेगुलेशंस होते हैं। हमारी बॉडी का जो मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये हमेशा दो तरीके से होता आया है। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज न्यूरल कोऑर्डिनेशन, यानी हमारे न्यूरल सिस्टम से ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट हो रही होंगी, हमारा नर्वस सिस्टम यहां पर काम कर रहा होगा। और दूसरा आपका केमिकल रेगुलेशन, यानी कि यहां पर केमिकल्स भी अपना रोल अदा कर रहे होंगे। तो इनमें मेन मेन नाम जो है ये मैं आपको लिखवा देता हूं और फिर हम इनकी डिटेल्ड स्टडी कर रहे होंगे। न्यूरल रेगुलेशन में भैया आपके दो नाम सबसे इंपॉर्टेंट है और इन दो नामों से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मेन जो आपका सेंटर है फॉर न्यूरल रेगुलेशन, मेन जो आपका सेंटर है इसको आप कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने के लिए यहां पर कौन आ जाएगा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जितनी भी बार आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये कौन रेगुलेट करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कैलकुलेट करता है, रेगुलेट करता है। तो इसको हम RRC लिख सकते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कहां पाया जाता है? ये हाइंड ब्रेन में पाया जाता है। RRC इज फाउंड इन हाइंड ब्रेन। ब्रेन का जो सबसे पीछे वाला हिस्सा है, पुच्छी वाला हिस्सा है, वहां पर पाया जाता है। और हाइंड ब्रेन के भी कौन से पार्ट में? आपके मेड्यूला पार्ट में। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का जो पार्ट है हमारी ब्रेन का, उसमें आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पाया जाता है। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज जो है यह है आपकी न्यूमोटेक्सिक सेंटर, राइट। इट इज न्यूमोटेक्सिक सेंटर। ये जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर है ये कहां पर पाया जाता है? ये जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर है ये पोन्स रीजन में पाया जाता है। ये भी ब्रेन के हाइंड पार्ट का ही पार्ट है। तो पोन्स रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन।
पोन्स रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन। इसको हम लोग आराम से बना बना के पढ़ेंगे कि दिमाग में दोनों की दोनों चीजें कहां पाई जाती हैं, आपका पोन्स और आपका मेडुला कहां पाया जाता है। तो मेन आपकी दो तरीके से रेगुलेशन होगी। पहला आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जहां पर मेन रेगुलेशन होती है, इसे आरआरसी कह दिया हमने शॉर्ट फॉर्म में, और ये मेडुला में पाया जाता है। और दूसरा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि आपका पोन्स रीजन में पाया जाता है, ये हम लोगों ने देखा। यहां पर केमिकल रेगुलेशन जो है ये किन के थ्रू होती है, ये होती है वाया कीमो रिसेप्टर्स, ये होती है वाया कीमो रिसेप्टर्स। मतलब ऐसे रिसेप्टर्स जो कि क्या करते हैं, कई केमिकल्स की मात्रा जब चेंज होती है तो उसको सेंस कर लेते हैं। तो एक कीमो रिसेप्टर जो है ये किसको सेंस कर लेते हैं, दे सेंस द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ CO2 एंड प्रोटॉन। अगर CO2 और प्रोटॉन भर चुके हैं तो क्या इन्हें बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। तो जब ये CO2 और प्रोटॉन की मात्रा भर जाएगी तो सिग्नल चला जाएगा कुछ पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के पास कि CO2 भर चुका है, इसको बॉडी से निकालो, तो आप जल्दी से सांस बाहर छोड़ना शुरू कर देंगे, राइट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर दे आर नॉट वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा अगर बढ़ेगी या कम होगी तो इससे इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नॉट वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। तो एक सवाल आपका यह बन के आता है कि जब आपके कीमो रिसेप्टर्स रेगुलेट कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन को, तो किन केमिकल्स की मात्रा बढ़ी हुई होती है, आपके CO2 की और आपके प्रोटॉन की। तो अभी तक हमने कुछ नहीं सीखा है, बहुत जनरल जनरल बातें करी हैं। ये जनरल जनरल बातें मैं आपको रिवाइज करा देता हूं बहुत नॉर्मल तरीके से, आराम से देखिए। भाई हमारी बॉडी में हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ये जो काम है ये ऑटोमेटिकली होता है, इस पे अगर हमारा ध्यान ना भी जाए तो भी ये काम होता रहेगा। यानी कोई तो हमारी बॉडी में चीज है जो कि ब्रीदिंग को रेगुलेट कर रही है, सांस को अंदर लेकर के आ रही है और बाहर छोड़ने जा रही है। इन चीजों के बारे में हमको पढ़ना है कि ये ब्रीदिंग रेगुलेट कैसे होती है। तो ये नर्वस सिस्टम से भी रेगुलेट हो सकती है, यानी न्यूरो रेगुलेशन भी यहां पर हो सकता है, जो कि कौन करते हैं, दो लोग करते हैं। आपके हाइंड ब्रेन के दो पार्ट हैं जो कि आपकी नर्वस रेगुलेशन या न्यूरल रेगुलेशन करते हैं। सबसे मेन है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, क्योंकि रेस्पिरेशन की रिदम यही मेंटेन करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जिसको हम कहते हैं पोन्स में पाए जाने वाला सेंटर। और केमिकल्स जो है ये भी आपका क्या कर सकते हैं, रेगुलेशन कर सकते हैं। जब CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जब प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाएगी आपके ब्लड में या ब्रेन में, तो पता लग जाएगा कुछ आपके सेंसिटिव सेल्स को कि CO2 की मात्रा बढ़ चुकी है, अब इसको बॉडी से बाहर निकालना चाहिए, अब एक्सपीरेशन करना चाहिए। तो यहां पे कुछ कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये कीमो रिसेप्टर्स जो है ये भी एक्सपीरेशन कराने में हेल्प करते हैं, यानी अल्टीमेटली ब्रीदिंग कराने में हेल्प करते हैं। जनरल जनरल बातें पढ़ी हैं, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूरल रेगुलेशन। भैया अगर आप ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, जो कि हमने फ्रॉग के अंदर भी देखा था। अभी फ्रॉग पढ़ के आए हैं हम लोग, तो उसका रेफरेंस ले सकते हैं। ब्रेन जो है इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो आपका पार्ट है इसको आप क्या कहते हैं, सबसे पहला जो आपका पार्ट है इसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। बीच में जो आपका पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन। और तीसरा जो पार्ट है, सबसे पीछे वाला पार्ट जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं हाइंड ब्रेन। ये जो हाइंड ब्रेन है इसी में दोनों के दोनों सेंटर पाए जाते हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। यानी अगर कोई पूछ ले कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जिसका ब्रीदिंग रेगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो हिस्सा कौन सा हो जाएगा, आपका हाइंड ब्रेन हो जाएगा। तो यहां पर आपका एक रीजन है जिसको हम कहते हैं पोन्स, और यहां पर एक रीजन है जिसको हम कहते हैं मेडुला। और मेडुला के बाद आपकी क्या आ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। भाई अगर ये ब्रेन है हमारी, तो ये ब्रेन है खोपड़ी में, और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड है आपका वर्टिब्रल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन जो है ये यहां पर है, और फिर पतली सी स्पाइनल कॉर्ड आपकी नीचे की साइड जा रही है। तो ये जो ब्रेन का लास्ट पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन का लास्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन जो है ये स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला मेडुला, ये स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं। लेट्स लेबल ऑल दीज पार्ट्स।
ये जो आपका पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को, इस पार्ट को हम लोग दोस्त कह देते हैं पोन्स। इसको हम लोग कहते हैं पोन्स। पॉन्ड्स क्रीम नहीं बोल रहा, पोन्स बोल रहा हूं। और ये जो आपका दूसरा पार्ट है नीचे वाला, इसको हम कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सर याद कैसे करें? याद ऐसे करें मेरे भाई कि ये है आपका P फॉर पोन्स, तो यहां पाया जाता है P फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये है आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर, करेक्ट। और ये है आपका मेड्यूला, तो ये मेड्यूला जो है ये है मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये है मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मेन रेगुलेशन यहां पर होगी, मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरआरसी बोल देंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलेशन का जो पार्ट है वो किसका है, आपका मेडुला का है, और सेकंड नंबर पे पॉन्स का। और ये जो आपकी पुच्छी यहां पर लटक रही है, ये क्या है मेरे भाई, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, करेक्ट। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है जो नीचे की साइड जा रही है। तो ये दोनों के दोनों पार्ट किसके हैं, आपके हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं। अब मेडुला क्या करता है, आराम से सुनिए। मेडुला क्या करता है, मेडुला आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहलाता है, इसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यानी नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, एज वेल एज फोर्सफुल। जोर से सांस लिया और जोर से सांस छोड़ दिया, अगर आप ब्रीदिंग की ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो वो भी कौन रेगुलेट करेगा, वो भी आपका मेडुला रेगुलेट करेगा। यानी ये जो आपका मेडुला है ये आपका क्या करता है, यहां पर आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो, ये जो मेडुला है ये आपका क्या करता है, ये आपका नॉर्मल और फोर्सफुल ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है, राइट। मेडुला क्या करता है आपका, रेगुलेट रेगुलेट नॉर्मल एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग, नॉर्मल एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग, करेक्ट। अगर आप जोर से सांस ले रहे हो या नॉर्मली सांस ले रहे हो तो कौन रेगुलेट करेगा, मेडुला। सर इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए मेडुला से हमारा काम चल जाता है। तो फिर सर पोन्स क्या करता है, यह जानना बहुत जरूरी है। पोन्स जो है एक्चुअल में इट इज अ स्विच ऑफ बटन। रेगुलेशन में ऑन होने के साथ साथ ऑफ होना भी तो आता है, तो ये जो है पोन्स, ये आपका क्या है, स्विच ऑफ बटन है। ये क्या करता है, नेगेटिव सिग्नल देता है आपके मेडुला को। जब रेस्पिरेशन जल्दी जल्दी करानी होती है तो आपका मेडुला को ये नेगेटिव सिग्नल देता है। क्या हुआ, मैं बहुत लंबी सांस लेना चाह रहा हूं, तभी आपका पोन्स ने सिग्नल दे दिया कि बस भैया स्विच ऑफ कर देता हूं, इतनी लंबी सांस मत लो। तो आपका इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन है ये कम हो गया। अगर इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली आप जल्दी जल्दी सांस लोगे और जल्दी जल्दी सांस छोड़ोगे। भाई एक तो मैं लंबी सांस ले रहा हूं, देखो मैं बनाकर बताता हूं, मैं लंबी सांस ले रहा हूं, मैंने यहां से सांस लेना स्टार्ट किया, इतनी लंबी सांस ले ली, लेकिन भैया मेरी बॉडी डिमांड नहीं कर रही इतनी सांस। मेरी बॉडी को चाहिए कि मैं जल्दी जल्दी सांस लूं, जल्दी जल्दी सांस छोड़ूं, जल्दी जल्दी सांस लूं, जल्दी जल्दी सांस छोड़ूं। तो मैंने यहां से सांस लेना शुरू किया, पोन्स ने आकर के स्विच ऑफ बटन दबा दिया। तो मैंने जल्दी से सांस ली, जल्दी से छोड़ दी, फिर पोन्स ने स्विच ऑफ बटन दबा दिया, जल्दी से सांस ली, जल्दी से सांस छोड़ी, फिर जल्दी से सांस ली, जल्दी से सांस छोड़ी। यानी कि जितने में मैं एक सांस लेता एक सांस छोड़ता, इतने में 3 बार सांस ले ली, 3 बार सांस छोड़ दी। यानी जब मेरे को ब्रीदिंग रेट बढ़ाने की जरूरत है तब मैं पोन्स का इस्तेमाल करूंगा। जब मेरे को जल्दी जल्दी रेस्पायर करना है, जब मेरे को जल्दी जल्दी सांस लेनी है, उस टाइम पर मैं पोन्स का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि पोन्स नेगेटिव सिग्नल भेज देगा मेडुला पे। तो मैं इतनी लंबी सांस जो ले रहा था वो बीच में ही कट जाएगी, तो मैं जल्दी सांस लूंगा, इंस्पिरेशन का रेट अब जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन कम हो गई है। पहले मैं 1 मिनट में लेट से 6 सांसें ले रहा था, अब मैं 18 सांसें ले रहा हूं, बहुत जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन कम हो गई है। तो कम टाइम में इंस्पिरेशन करी, कम टाइम में एक्सपिरेशन करी, फिर कम टाइम में इंस्पिरेशन, कम टाइम में एक्सपिरेशन, कम टाइम पे इंस्पिरेशन, कम टाइम पे एक्सपिरेशन, तो मैं ज्यादा बार सांस ले पा रहा हूं। ये काम करता है आपका पोन्स। तो व्हाट डू द पोन्स डू, पोन्स क्या करता है, मेरा पोन्स भैया यहां पर क्या करेगा, आराम से सुनिए। मेरा पोन्स भैया यहां पर क्या करता है, इट एक्ट एज a switch off button, switch off button, and
इट गिव्स inhibitory signals to medulla. Inhibitory signals to medulla. यानी मेड्यूला पूरी की पूरी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, लेकिन मेड्यूला को कौन कंट्रोल करता है सिग्नल देके? पॉन्स। ये इसका काम है। सो इट गिव्स इनहिबिटरी सिग्नल्स टू मेड्यूला, देयरफॉर आपकी ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन जो है ये कम हो जाती है। देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन डिक्रीजेस। ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन डिक्रीजेस। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप बहुत जल्दी सांस ले रहे हो, इंस्पायर जल्दी कर ले रहे हो, मतलब 1 मिनट में आप बहुत ज्यादा बार सांस ले पाओगे, तो आप क्या कह सकते हो कि रेस्पिरेटरी रेट आपका बढ़ गया। रेस्पिरेटरी रेट आपका बढ़ गया। तो जब आपको बहुत ज्यादा बार सांस लेने की जरूरत है तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? उस टाइम पे आप पॉन्स को एक्टिवेट कर देंगे। ये इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को घटा देगा, तो आप जल्दी जल्दी ज्यादा टाइम सांस ले पाएंगे और आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। करेक्ट। तो मेड्यूला जो है ये ओवरऑल नॉर्मल ब्रीदिंग को सपोर्ट करता है। और फोर्सफुल, अगर मुझे ज्यादा लंबी सांस लेनी है तो कौन हेल्प करेगा? और नॉर्मल सांस लेनी है तो कौन हेल्प करेगा? मेड्यूला। लेकिन अगर मुझे जल्दी जल्दी सांस लेनी है, जल्दी जल्दी सांस छोड़नी है, तो कौन हेल्प करेगा? पोन्स हेल्प करेगा, क्योंकि पोन्स एक्ट एज अ स्विच ऑफ सिग्नल। मेडुला बहुत लंबी सांस लेने पे मजबूर कर रहा था हमको, बीच में उसको स्विच ऑफ कर दिया। तो छोटी सांस ली, छोटी सांस छोड़ी, छोटी सांस ली, छोटी सांस छोड़ी, 1 मिनट में बहुत ज्यादा बार सांस ली, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ बॉडी, नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो मेडुला काम कर रहा है, मेडिटेशन कर रहे हैं, लंबी लंबी सांस लेनी है तो भी मेडुला काम कर रहा है। लेकिन अब कॉन्शियसली, अब ये जो सांस है इसकी ड्यूरेशन को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, है ना, कि मुझे कितनी लंबी सांस लेनी है। और उसके बाद मेरे भाई, जब आप दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जब आपको लगातार बहुत तेज तेज सांस लेने की जरूरत है, उस टाइम पर पॉन्स एक्टिवेट होता है और वो क्या करेगा? ये बेसिकली मेडुला को रेगुलेट कर देगा, इसको नेगेटिव सिग्नल दे देगा। यहां तक की बात करेक्ट है भाई? कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ 2 नाम पढ़ाए हैं, सिर्फ 2 नाम पढ़ाए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है। पहला नाम है आपका एम फॉर मेडुला, जो कि मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, और दूसरा नाम है पी फॉर पॉन्स, जो कि पी फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहलाता है। मेडुला जब आप नॉर्मली सांस ले रहे हो और फोर्सफुल सांस ले रहे हो, उस टाइम पर आपकी हेल्प करेगा। और जब आपको जल्दी 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 सांस लेनी है तो सांस की ड्यूरेशन को आपको कम करना है, स्विच ऑफ बटन दबाना है बार 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 बार। वो स्विच ऑफ बटन कौन है? पोन्स है। सिर्फ सिंपल सी यही बात थी। राइट? क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये तो आपका न्यूरल रेगुलेशन है, सिर्फ इसमें 2 ही नाम पढ़ने थे, राइट? इसके अलावा केमिकल रेगुलेशन और होती है। ये केमिकल रेगुलेशन किसके थ्रू होती है? कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू। मैंने आपको बताया कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस कर लेते हैं कि हाँ भाई, किसी केमिकल की मात्रा में, किसी केमिकल के अमाउंट में चेंज आया है। वो केमिकल कौन से हैं? CO2 और प्रोटॉन। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में जब चेंज आ जाए, जब ये दोनों बढ़ जाए हमारी बॉडी में, तो कुछ रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ये खतरे को भांप लेते हैं। तो मेरी बॉडी में जब CO2 की मात्रा बढ़ रही है और प्रोटॉन की मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब मुझे इनको एलिमिनेट करना है। मेरी बॉडी को CO2 पसंद नहीं है, मेरी बॉडी को तो ऑक्सीजन से काम है। तो इस CO2 को, इस एक्सक्रीटरी वेस्ट को मुझे बाहर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? जैसे ही मेरा कोई भी सेल सेंस कर लेगा, जैसे ही मेरा कोई भी कीमो रिसेप्टर सेंस कर लेगा कि CO2 की मात्रा बढ़ गई है, मैं एक्सहेलेशन करने लग जाऊंगा और मैं जल्दी जल्दी CO2 को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। करेक्ट? तो यहां पर 2 प्रकार के आपके कीमो रिसेप्टर होते हैं। पहला जो कीमो रिसेप्टर है, यह है आपका सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। कहां पाया जाएगा भैया? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है तो कहां पाया जाएगा? ब्रेन में पाया जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो जो आपका सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है, कहां पाया जाएगा? इट इज फाउंड इन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और वो भी कहां पर? इन ब्रेन। यानी ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। और ब्रेन में भी कहां पर पाए जाते हैं दोस्त? ब्रेन में भी पाए जाते हैं नियर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन मेड्यूला। मेड्यूला जो कि मेन आपका पार्ट अदा कर रहा था इन कंट्रोलिंग द रेस्पिरेटरी रिदम्स, उसके बगल में ही आपका एक धब्बा पाया जाता है। यहां पर ये जो मेड्यूला है, इसी में आपका साइड में एक धब्बा पाया जाएगा, कुछ सेल्स पाए जाएंगे। इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? इन सेल्स को हम लोग कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स। इन सेल्स को हम लोग कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स।
तो ये जो है आपके कहां पाए जा रहे हैं, ब्रेन में पाए जा रहे हैं। ब्रेन में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो मतलब सेरिब्रल रीजन में यानी ब्रेन वाले रीजन में, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड वाले रीजन में। तो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है यहां पर आसपास। अगर उस फ्लूइड में CO2 ज्यादा है, आपके ब्रेन के आसपास CO2 ज्यादा है, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। आपका ब्रेन जो है वो ठीक तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा अगर CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हमको इस CO2 को बहुत जल्दी अपनी बॉडी से भगाना है। तो ये जो है कीमो रिसेप्टर ये सेंस कर लेगा कि भैया CO2 की मात्रा बढ़ गई है, और ये जाके अपने पापा को बता देगा, यानी इस मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बता देगा कि पापा पापा बहुत ज्यादा मात्रा हो गई है CO2 की, इसको हमें हमारी बॉडी से बाहर निकालना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपको पता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता ही है, तो ये एक्सपिरेशन पे ज्यादा जोर देगा एंड अल्टीमेटली सारी CO2 आपकी बाहर निकल जाएगी। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यार। आपकी बॉडी में जो हानिकारक चीजें हैं उनको आपको बाहर निकालना है, और जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको आपको बॉडी के अंदर लेना है। तो CO2 हानिकारक है तो ऑब्वियसली उसको बॉडी से बाहर भगाना है। अगर ब्रेन के रीजन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अगर भर चुकी है CO2, तो आपको इसे बाहर भगाना है ना, तो इसको हम जल्दी जल्दी ब्लड में लोड कर देंगे और बाहर भगा देंगे, एल्वियोलाई के पास भेज देंगे और एक्सपायर कर देंगे। उसके लिए इसको पापा को जाके बताना पड़ेगा कि पापा दी ग्रेट, यहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, आपके आसपास काफी सारी CO2 भर चुकी है। राइट, तो क्या होगा, व्हेन CO2 इज इंक्रीज्ड, व्हेन CO2 is increased and proton is increased in cerebrospinal fluid. When CO2 increased and proton increased in cerebrospinal fluid, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CSF कहते हैं। C for cerebro, S for spinal and F for fluid। तो जब CO2 और प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गई cerebrospinal fluid में, then signals are given to RRC, then signals are given to RRC, respiratory rhythm center, and expiration occurs, and expiration occurs। जल्दी जल्दी हम लोग एक्सपायर करेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग इंस्पायर करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, यहां पर ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। O2 की मात्रा बॉडी में बढ़ानी है, जल्दी जल्दी सांस लूंगा, और CO2 की मात्रा घटानी है, जल्दी जल्दी सांस छोड़ूंगा, सारी CO2 बाहर, सारी O2 अंदर। मस्त प्लान है ना। 25 दिन में O2 डबल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, RRC जो है ये एक्सपिरेशन करा देगा, यानी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा। तेजी तेजी से सांस लेंगे, तेजी तेजी से सांस छोड़ेंगे, तो O2 की मात्रा बढ़ जाएगी, CO2 की मात्रा कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ये है आपका पहला रेगुलेशन, सेंट्रल रेगुलेशन। ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में एक फ्लूइड है विच इज कॉल्ड एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसमें अगर CO2 और प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गई तो इसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दूंगा मैं, किसको कह करके, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कह करके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पेरीफेरल। पेरीफेरल मतलब बाहर की साइड। तो पेरीफेरल जो है इसमें क्या हो जाएगा, पेरीफेरल जो है इसमें क्या है, स्पेशल आपके कीमो रिसेप्टर्स हैं। दे हैव स्पेशल कीमो रिसेप्टर्स, स्पेशल कीमो रिसेप्टर्स that will sense the increased amount, that will sense the increased amount of CO2 and proton। यहां पर भी CO2 और प्रोटॉन बढ़ गया है, पर कहां पर, पेरिफेरल रीजन में, यानी ब्लड में। अगर ब्रेन में बढ़ गया तो उसको पता कौन लगाएगा, आपका मेडुला रीजन में पाए जाने वाले केमो रिसेप्टर्स। और अगर ओवरऑल ब्लड में बढ़ गया तो उसको कौन पता लगाएगा, स्पेशल कीमो रिसेप्टर्स होंगे, दैट विल सेंस द इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 एंड प्रोटॉन इन ब्लड। ये जो स्पेशल कीमो रिसेप्टर्स है इनके नाम हमें नोट करने हैं। दो नाम है। ये नाम सुनने में बड़े डेंजरस लगते हैं लेकिन है कुछ नहीं। पहले आप नाम सुनिए तो आपको डेंजरस लगेंगे, फिर जब मैं इलेबोरेट करूंगा तो कुछ भी नहीं लगेंगे। यहां पर पहला जो नाम है ये है एरोटिक आर्क, एरोटिक आर्क। और दूसरा है कैरोटिड आर्टरी। अरे बाप रे बाप, क्या है ये, पहली बार देखे ले हैं सर।
एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी, ये तो बड़ा खतरनाक सा सीन लग रहा है, पर है कुछ नहीं। अब आपको समझाता हूं ये एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी आखिर है क्या। आराम से समझने की कोशिश करिएगा, बिंदास होकर समझने की कोशिश करिएगा। ये है आपका दिल, 4 चैम्बर वाला, फड़फड़ाता हुआ, धड़कता हुआ, प्यारा सा लाल कलर का, खून से लबालब दिल। क्या दिल जो है ये हर एक ऑर्गन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम करता है, पंप करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम करता है? यस, हर ऑर्गन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है पंप करके। खुद भी तो एक ऑर्गन ही है। क्या खुद के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा लंग से? बिल्कुल आएगा भाई, इसकी भी तो खुद की जरूरत है। ये भी तो खून से लबालब एक पूरा का पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर है। यहां पर मैं अगर आपको हार्ट दिखाऊं, ये भी तो आपका एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है मेरे भाई। इसके आसपास भी तो आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिल रही है। ये भी तो आपका खून लेकर के आ रहे होंगे इस हार्ट में, क्योंकि जब तक ये खुद वस्कुलराइज नहीं है, ये पूरी बॉडी को कैसे वस्कुलराइज रखेगा भाई? जब तक मेरे पास खुद पे पैसा नहीं है, मैं दानी कैसे बन सकता हूं, है ना? मैं अगर किसी को पैसा देना चाहता हूं, मैं अगर किसी को 2 रुपए देना चाहता हूं, तो मेरे पास 10 रुपए होने चाहिए ना, या मेरे पास 5 रुपए होने चाहिए। 2 से तो ज्यादा ही रुपए होने चाहिए एटलीस्ट, तब जाके मैं दानी बन सकता हूं। तो यहां पर मेरे भाई ये जो हार्ट है, ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन इसके पास खुद पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है। ये तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। तो लंग्स से प्योरिफाइड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को देने वाली जो आर्टरी है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। और यहां से एक आर्टरी जो बाकी पूरी बॉडी में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है बॉडी की, उसको क्या कहते हैं? एरोटा कहते हैं। तो अगर अब आप इसको समझने की कोशिश करें तो अब ये चीजें आसान लगेंगी भाई। यहां से आ रही है आपकी कैरोटिड आर्टरी, आपका हार्ट में ब्लड लेकर के आ रही है, प्यूरिफाइड ब्लड लेकर के आ रही है कैरोटिड आर्टरी, करेक्ट। और अगर आप देखें तो यहां से पूरे की पूरी बॉडी में अच्छा अच्छा, साफ साफ, सुंदर सुंदर ब्लड लेकर के जा रही है मोटी सी मोटुल्ली एरोटा। क्या ये बात करेक्ट है? एकदम करेक्ट है सर, राइट। यानी अगर आप देखें तो प्योरिफाइड ब्लड को पूरी बॉडी में भेजा जा रहा है, प्योरिफाइड ब्लड को पूरी बॉडी में भेजा जा रहा है, किसके थ्रू? आपका एरोटा के थ्रू। और आपका हार्ट में प्योरिफाइड ब्लड लेकर के कौन आ रही है? कैरोटिड आर्टरी। तो ये कैरोटिड आर्टरी जो है, ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल पे कुछ सेल्स लगे होते हैं, वो आपके कीमो रिसेप्शन का काम करते हैं। अगर हार्ट तक जो ब्लड पहुंच रहा है, इसमें ही CO2 की मात्रा बढ़ गई तो भाई कबाड़ा हो जाएगा ना। हमको हार्ट पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है, ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। इसी पे अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है। तो इसीलिए अगर इसमें CO2 की मात्रा थोड़ी भी ज्यादा है, इसमें प्रोटॉन की मात्रा थोड़ी भी ज्यादा है, तो ये खतरे की घंटी है यार। हार्ट में ही अगर गंदा ब्लड आ रहा है तो ये तो पूरी बॉडी में गंदा ब्लड भेजेगा। तो इसीलिए कैरोटिड आर्टरी के जो रिसेप्टर्स हैं, सेंस कर लेते हैं कि भाई कुछ करना पड़ेगा, ये जो गंदा ब्लड है इससे CO2 अलग करके बॉडी के बाहर फेंकनी पड़ेगी, यानी एक्सपीरेशन कराना पड़ेगा। एंड अगर जो ब्लड बॉडी में जा रहा है, सारे ऑर्गन्स पे जा रहा है, उसमें भी अगर CO2 ज्यादा है तो ये भी खतरे की घंटी है। बाकी ऑर्गन्स को गंदा ब्लड थोड़ी देंगे। तो यहां से भी पता लग जाता है कि गलती से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये थोड़ा सा मात्रा बढ़ गई है इसकी। तो इसमें से CO2 निकालो, इसमें से प्रोटॉन निकालो, और जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लो, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में भर डालो, और जल्दी जल्दी CO2 को बाहर भगा डालो। इसके लिए जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी, इंस्पिरेशन करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी आपका CO2 को बाहर भगाना पड़ेगा, एक्सपिरेशन करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी इंस्पिरेशन, जल्दी जल्दी एक्सपिरेशन, यानी फटाफट सांस लेनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो क्या रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा? रेस्पिरेशन का रेट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा सर, एकदम बढ़ेगा, बिंदास तरीके से बढ़ेगा। तो ये जो है आपकी क्या है? कैरोटिड आर्टरी। ये क्या है? आपकी कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी है ना। इट गेट्स ब्लड टू हार्ट। दिल को ब्लड देने का काम कौन करती है? कैरोटिड आर्टरी। और यहां पर क्या है? आपकी एरोटा। यहां पर क्या है? एरोटा। सेंड ब्लड टू बॉडी पार्ट्स, सेंड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी पार्ट्स। तो यहां पर इन दोनों ही जगहों पर आपका कैरोटिड आर्टरी और एरोटा पे आपके क्या पाए जाएंगे? कीमो रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। यहां पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो कि सेंस कर लेंगे कि भैया CO2 और प्रोटॉन की मात्रा बढ़ चुकी है। यहां पर कुछ रिसेप्टर्स है इस ब्लड वेसल पे, ये सेंस कर लेंगे कि आपके CO2 और H+ की मात्रा बढ़ चुकी है।
राइट। तो अगर एरोटा पे प्रेजेंट है, एरोटा पे अगर प्रेजेंट है तो ये रिसेप्टर हो जाएंगे एरोटिक आर्क के रिसेप्टर, और कैरोटिड आर्टरी पे अगर प्रेजेंट है तो ये रिसेप्टर हो जाएंगे कैरोटिड आर्टरी के रिसेप्टर। ये जो है आपके दोनों के दोनों ये क्या देखने को मिल गए, रिसेप्टर देखने को मिल गए। ये क्या देखने को मिल गए भैया, रिसेप्टर्स देखने को मिल गए, रिसेप्टर्स, है ना, रिसेप्टोपटेटर्स देखने को मिल गए भैया, राइट। अब इन रिसेप्टर्स ने सेंस कर लिया है कि भैया CO2 और H+ का अमाउंट बढ़ चुका है ब्लड में। अगर CO2 और H+ का अमाउंट बढ़ गया है तो एक्सहेलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन को बॉडी में पहुंचाने के लिए इनहेलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। देयरफॉर क्या रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा सर, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो यहां से भी सिग्नल चले जाएंगे आपके मेड्यूला बाबू को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। बस ये बात थी, बताओ, इतना सा आपका रेगुलेशन था। दोबारा से पूरा का पूरा पढ़ा रहा हूं स्क्रैच से, एकदम स्क्रैच से, जीरो लेवल से। यहां तक बातें समझ में आई या नहीं ये बता दीजिए। एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है भाई, यहां पर जो है एकदम सिंपल तरीके से एक एक बात खोल खोल के पढ़ाई है, बट एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो दीज थिंग्स आर सुप्रीमली कॉम्प्लेक्स। एनसीईआरटी पढ़ के ऐसा लगेगा अरे बाप रे क्या पढ़ लिया, है ना। यहां तक क्रैक है, सब कुछ, सब क्लियर है, फटाफट बताइए। यहां तक सब कुछ क्लियर, ऑल सेट। क्या दोबारा से एक रिवीजन की जरूरत है? वैसे अगर आप ना भी बोलेंगे तो भी मैं रिवीजन कराऊंगा ही। क्रिस्टल क्लियर हो गया है सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक और बार पढ़ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, एंड अल्टीमेटली थोड़ा बहुत आइडिया हमको और लग जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार हम रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे सारा मैटर यहीं की यहीं याद हो जाए, यहीं की यहीं खत्म हो जाए, ठीक है। चलो भैया, मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी जो है इसमें एक पहले से मैकेनिज्म फिट है, एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म फिट है, जिससे हम जब से पैदा हुए हैं तब से सांस ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। हमारा ध्यान अगर हमारी सांस की तरफ ना हो तो भी हम आराम से सांस ले सकते हैं, आराम से सांस छोड़ सकते हैं। तो इसमें जो मेन सेंटर काम करता है, जो मेन आपकी रेगुलेशन होती है, ये न्यूरल रेगुलेशन होती है। मेन सेंटर जो इसमें काम करता है, एम फॉर मेन, ये पाया जाता है हाइंड ब्रेन के एम फॉर मेड्यूला पार्ट में। इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। नाम से ही पता लग रहा है, नॉर्मल रेस्पिरेशन की जो रिदम है ये मेड्यूला ही कंट्रोल करता है। प्लस अगर आप कभी फोर्सफुल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करते हैं, जोर से सांस लेते या छोड़ते हैं, तो इसमें भी मेड्यूला का ही रोल होता है। दूसरी एक और चीज पाई जाती है आपके हाइंड ब्रेन रीजन में ही, जिसको हम कहते हैं पोन्स, पी फॉर पोन्स रीजन, जिसका नाम है न्यूमोटेक्सिक सेंटर। तो पी फॉर पोन्स, पी फॉर न्यूमोटेक्सिक, एम फॉर मेडुला, एम फॉर मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो याद रखने की झंझट खत्म, ठीक है। तो ये आपके दो मेन पार्ट्स हैं जो कि ब्रेन में पाए जाते हैं फॉर न्यूरल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन के लिए आपके कुछ कीमो रिसेप्टर्स होंगे, यानी कुछ केमिकल्स हैं जो पहचानेंगे कि बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही है। रिसेप्टर्स तो होते हैं ना हर चीज के लिए, आपको पता तो लगे, कुछ ऐसे सेल्स हो बॉडी में जो सेंस कर पाए कि कुछ गड़बड़ी चल रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये पता लगाने के लिए कुछ सेल्स होंगे हमारे पास। तो वो सेल्स आपके ब्रेन के आसपास भी हो सकते हैं, मेड्यूला रीजन में, यानी कि आपका मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास भी कुछ सेल्स हो सकते हैं जो कीमो सेंसिटिव होते हैं। अगर ब्रेन के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में CO2 की मात्रा बढ़ गई है तो पता लग जाएगा उन सेल्स को कि खतरनाक मटेरियल घूम रहा है ब्रेन के आसपास, इसको निकालना पड़ेगा बॉडी से, इसकी जगह ऑक्सीजन भरनी पड़ेगी। और अगर आपका हार्ट है उसके आसपास भी अगर ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ गई है तो आपका कैरोटिड आर्टरी और एरोटिक आर्क के जो रिसेप्टर्स है वो पता लगाएंगे कि CO2 की मात्रा बढ़ चुकी है, इसको निकालना है और ऑक्सीजन को अंदर डालना है। तो ये सारी चीजें आपकी पाई जाती हैं। ऑक्सीजन का जो रोल है रेगुलेशन में बहुत कम है, तो आप लिख सकते हैं लिटिल रोल इन रेगुलेशन। ऑक्सीजन की वजह से रेगुलेशन बहुत तगड़ी नहीं होती। रेगुलेशन जो है आपकी किसकी वजह से होती है, CO2 और प्रोटॉन की वजह से, इनकी मात्रा ज्यादा हो जाए तब। ऑक्सीजन का ऐसा कोई रोल रेगुलेशन में नहीं है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब न्यूरल रेगुलेशन जो है इसमें हमने देखा कि भैया ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, आपका फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन, और आपका स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच आखिरी पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में एक रीजन है पी फॉर पोन्स, जिसको बोल रहे थे न्यूमोटेक्सिक सेंटर, और एम फॉर मेडुला, जिसको कह रहे थे मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यानी RRC। अब ये जो भैया RRC है ये नॉर्मल ब्रीदिंग और फोर्सफुल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, और ये जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है भैया ये क्या कंट्रोल करता है, ये ऑफ स्विच की तरीके से काम करता है।
है ना। ये क्या करता है, मेडुला को, इसके काम को स्विच ऑफ कर सकता है, इसको नेगेटिव सिग्नल दे सकता है। समझ लीजिए मुझे इंस्पिरेशन की टाइमिंग को घटाना है, मैं अब इंस्पायर कर रहा हूं हवा 10 सेकंड में, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूं, मुझे अगर इसकी टाइमिंग को कम करना है, मुझे जल्दी जल्दी सांस लेनी है, जल्दी जल्दी सांस छोड़नी है, तो मैं नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पे काम नहीं कर सकता, मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा सकता सांस लेने में। तो मैं क्या करूंगा, लंबी सांस ले रहा था, बीच में स्विच ऑफ कर दिया पोन्स ने, और अब सांस छोड़ दी, फिर सांस ली, बीच में स्विच ऑफ कर दिया, फिर सांस छोड़ दी। तो जल्दी जल्दी सांस लेना, जल्दी जल्दी सांस छोड़ना, जल्दी जल्दी सांस लेना, जल्दी जल्दी सांस छोड़ना है, किसकी वजह से हो पाता है, आपका पोन्स की वजह से, राइट। तो यहां पे अगर आप देखें तो मेडुला जो है नॉर्मल और फोर्सफुल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, और पोन्स जो है स्विच ऑफ बटन के तौर पे काम करता है। जब आपका ये इनहिबिटरी सिग्नल देता है मेडुला को, तो मेडुला का काम स्विच ऑफ हो जाता है, यानी इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन घट जाती है। अब आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे होंगे, यानी रेस्पिरेटरी रेट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सवाल पूछा जाता है कि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को कौन कम करता है, आपका पोन्स। पोन्स सिग्नल भेजता है मेडुला पे, और इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन कम हो जाती है। अब ये जो आपका मेडुला है, इसके पास कुछ कीमो रिसेप्टर्स भी हैं। ये एक सेल का गुच्छा है जिसको कीमो रिसेप्टर कहा गया। कीमो रिसेप्टर मतलब ऐसे रिसेप्टर जो किसी केमिकल की मात्रा में बदलाव जो हो रहा है उसको सेंस कर पाए। तो जब भी आपका ब्रेन के अराउंड जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसमें CO2 बढ़ जाता है, तो इन रिसेप्टर्स को पता लग जाता है। ये कहते हैं कि पापा पापा बहुत ज्यादा CO2 हो चुकी है ब्रेन के आसपास, इस CO2 को बाहर निकालो और फटाफट ऑक्सीजन भर लो। यानी फटाफट सांस लेनी पड़ेगी, फटाफट सांस छोड़नी पड़ेगी, फटाफट सांस लेने से ऑक्सीजन अंदर, फटाफट सांस छोड़ने से CO2 बाहर। तो आपका यहां पर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना होता है। तो कीमो रिसेप्टर सेंस करते हैं प्रोटॉन और CO2 की हाई मात्रा को, और फटाफट से रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। और सिमिलरली अगर हार्ट में जो ब्लड लेकर के आ रही है कैरोटिड आर्टरी, और बॉडी में जो ब्लड लेकर के जा रही है एरोटा, अगर इनमें भी CO2 की मात्रा बढ़ी हुई है, इन दोनों आपकी ब्लड वेसल्स में भी अगर CO2 की मात्रा बढ़ी हुई है, तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये सेंस कर लेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, इस CO2 को बाहर भगाना होगा। तो यहां पर ये भी क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देंगे, फटाफट से आप सांस लेकर ऑक्सीजन अंदर ले आओगे और फटाफट से सांस छोड़कर CO2 को बाहर फेंक डालोगे। अब किसी को क्लैरिटी नहीं है तो बताओ भाई, इतनी क्लैरिटी इस टॉपिक की आ नहीं सकती। दिस इज द मैक्सिमम जो आपको समझ में आ सकता है। सर पोन्स कहां होता है, भाई पोन्स हाइंड ब्रेन में ही होता है। अगर आप देखें तो लेट्स से ये हमारा गोटिया भाई है, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। गोटिया भाई जो है इसको निकाल के लाना पड़ेगा, यही है हमारा ब्रह्मास्त्र। ये देखिए एक गोटिया भाई की खोपड़ी है, पीछे स्लाइड जो है काली काली करनी पड़ेगी। ये हमारे गोटिया भाई की खोपड़ी है, इस खोपड़ी में क्या है, ब्रेन है, और नीचे क्या है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, इसमें क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन का जो आखिरी पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट जो स्पाइनल कॉर्ड पुच्छी के साथ अटैच है, पूंछ के साथ अटैच है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच है, उस ब्रेन के पार्ट को हाइंड ब्रेन कहा जाता है। उस हाइंड ब्रेन में ही आपका पोन्स पाया जाता है, उसी में मेडुला पाया जाता है, राइट। और हाइंड ब्रेन ही आपका रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रहा है, यह बात हमको समझ में आ चुकी है, क्योंकि दो ही रेगुलेशन सेंटर है, मेन वाला आपका मेडुला में और आपका दूसरा वाला जो है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, या आपका पोन्स में। तो दोनों के दोनों यहीं पे पाए जा रहे हैं। इसका मतलब मेन रेगुलेशन कौन करता है, हाइंड ब्रेन। घुमाकर भी कोई सवाल पूछे तो भी आप बता सकते हो, करेक्ट। अब देखिए ह्यूमन बीइंग्स हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन भी करते हैं हम पूरी जिंदगी, और आपका मॉडरेट भी कर सकते हैं, बढ़ा कम भी कर सकते हैं, सांस लेने की ड्यूरेशन को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो एक स्पेशलाइज्ड सेंटर जो है ये मेन सेंटर के तौर पे काम करता है, ये मेडुला में पाया जाता है, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये आपका प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेगुलेशन, मेन रोल इसका है। एक और सेंटर पाया जाता है जिसको कहते हैं पोन्स रीजन में पाया जाने वाला न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये जो आपका सेंटर है ये नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, यानी इनहिबिटरी सिग्नल भेजता है किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, यानी ये रेगुलेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और क्या करता है, रिड्यूस कर देता है द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, यानी आप जल्दी जल्दी सांस ले पाओगे, इंस्पिरेशन की जो आपकी गति है वो तेज हो जाएगी, जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी सांस छोड़ोगे तो रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। उसके अलावा काफी सारे कीमो रिसेप्टर्स भी हैं, तो कीमो सेंसिटिव एरिया भी जो है ये भी पाया जाता है एडजेसेंट टू रिदम सेंटर। मेडुला के जस्ट पास में ब्रेन में भी आपका कीमो रिसेप्टिव सेंटर पाया जाता है। जैसे ही ब्रेन के आसपास जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसमें मात्रा बढ़ती है CO2 की, तो इसको पता लग जाता है कि भैया
CO2 की मात्रा बढ़ चुकी है, प्रोटॉन की मात्रा बढ़ चुकी है, इसको बाहर निकालना है, राइट। तो इंक्रीज इन दी सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, जो कि आपका रिदम सेंटर को सिग्नल भेज देता है कि भैया एडजस्टमेंट्स करो, इन चीजों को बाहर निकालो, CO2 और प्रोटॉन को हमारी बॉडी से बाहर निकालो। तो ये जल्दी जल्दी इंस्पिरेशन करके ऑक्सीजन भरते हैं और जल्दी जल्दी एक्सपिरेशन करके CO2 और प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं, यानी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। उसके अलावा और भी रिसेप्टर्स हैं जो कि आपके हार्ट के पास पाए जाते हैं, इन एरोटा यानी एरोटिक आर्क में, और इन कैरोटिड आर्टरी यानी कैरोटिड आर्टरी में, जो कि अगेन CO2 और प्रोटॉन की हाई कंसंट्रेशन को पहचान लेते हैं और फिर से सिग्नल भेज देते हैं आपके मेडुला को यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, जो कि क्या करता है, रिमीडियल एक्शंस ले लेता है, यानी इन सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से बाहर भगा देता है, यानी जल्दी जल्दी सांस लेता है, जल्दी जल्दी सांस छोड़ देता है। रोल ऑफ ऑक्सीजन जो है रेगुलेशन में, ये इनसिग्निफिकेंट है, ये बहुत कम है ना। इसीलिए CO2 और प्रोटॉन की मात्रा बढ़ती है, वही हमारे लिए खतरे की घंटी है, उसी को हम लोग नापते हैं, उसी को हम लोग बाहर भगाते हैं। यहां तक करेक्ट है तो क्वेश्चंस किए जाएं, फटाफट बताइए, 2 3 4 क्वेश्चन कर डालें। व्हाट आर रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। क्या होता है बेसिकली, जैसे ये आपका एक सेल है, तो इस सेल पे ना, इस सेल की मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स लगे रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर्स एक स्पेसिफिक केमिकल के लिए तैनात होते हैं सेल के बाहर, कि भाई कोई ड्रग आए तो मुझे बता देना। समझ लो यार, आप कहीं पर जा रहे हो, समझ लो 3 बजे है ना, और आपको मन कर गया कुछ खाने का, मम्मी ने मना किया था कि भैया आइसक्रीम को हाथ मत लगा देना, वरना आइसक्रीम की जगह, है ना, आइसक्रीम तो पिघल गई पर तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। अब तुमने क्या किया, एक डाकू तैनात कर दिया फ्रिज के आसपास कि यार मैं आइसक्रीम निकाल रहा हूं, थोड़ी सी इतनी ही निकालूंगा कि पता ना लगे, दोनों भाई खा लेंगे, तू देखियो मम्मी सो रही है कि नहीं, है ना, तेरे को मैं वहां पे खड़ा कर देता हूं बाहर। तो वो जो तैनात किया हुआ है ना बंदा, जो चेक कर रहा है कि मम्मी आ रही है नहीं, वो रिसेप्टर है। मम्मी आएगी तो वो बता देगा फटाफट, भाई मम्मी आ गए, जल्दी जल्दी भाग के सोने की एक्टिंग करते हैं, अदरवाइज दोनों पिटेंगे। तो वो स्पेसिफिक है रिसेप्टर फॉर मम्मी, कि मम्मी आए तो ही बताना, कोई और आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिससे डर लगता है उसी से हमें बचाएंगे। तो यहां पर जो रिसेप्टर्स हैं, प्रोटीन है, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर CO2। CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो ही आपको आगाह कर देंगे कि भाई CO2 आ रहा है ना, फटाफट इसको बाहर निकालने की तैयारी करो। तो तब की तब क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास सिग्नल चले जाते हैं कि हाँ भैया आसपास ढोल बज गया है, CO2 आ चुका है, इसको बॉडी से बाहर निकालो। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, चलो भाई सवाल करते हैं। आओ भैया, बेसिक सवाल है, 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग इन मैमल्स लाइज इन। मैमल्स में, जैसे कि ह्यूमंस में, हम भी तो मैमल्स ही हैं, तो नॉर्मल रेगुलेशन कौन करता है? कौन करता है नॉर्मल रेगुलेशन? यानी मेन आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कौन है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन या मेडुला ऑब्लोंगेटा? और मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन के कौन से पार्ट में पाया जाता है ये भी बताइएगा, है ना। लाइट चली गई है यार, पावर कट हो गया है, आजकल बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है ना। सुबह की क्लास में भी लाइट नहीं थी, तरबतर हो गए थे एंड तक 2 घंटे में। आई होप आप आसानी से कर लेंगे, और सवाल सारे ऐसे ही आते हैं, सवाल कोई तोड़फोड़ सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। नॉर्मल जो आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दैट इज इन मेडुला। P फॉर पॉन्स में है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 81% लोगों ने मार्क कर दिया है, 11% लोगों ने सी मार्क किया है। मिड ब्रेन, दोस्त मैंने हाइंड ब्रेन बताया था, मिड ब्रेन नहीं बताया था। पोन्स और मेडुला दोनों के दोनों हाइंड ब्रेन के पार्ट है, मिड ब्रेन इसमें से कोई भी नहीं थी, है ना। तो आपको ये बचा के करना है सवाल। आइए भैया, ये भी आसान है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो पढ़ाया है सिर्फ वही मार्क कीजिए। रिसेप्टर्स इन वॉल ऑफ आर्क ऑफ एरोटा, यानी एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी किस केमिकल के लिए ढोल बजाते हैं? कौन है यहां पर मम्मी? मम्मी का रोल किसने किया है? आप किसके लिए रिसेप्टर्स लेकर के बैठे हो? किन सब्सटेंसेस की मात्रा बढ़ जाए कि आप रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पे सिग्नल भेजो कि इनको बाहर भगाओ? कौन है वो जो हम नहीं चाहते कि हमारे ब्लड में ज्यादा टाइम तक घूमते रहे? उन दोनों के दोनों केमिकल्स के नाम लिख डालिए, फटाफट बताइए। तो पहला जो केमिकल है जो कि हमारी बॉडी के लिए घातक है, गंदा है, वो तो हमें पता है कि भैया CO2 है ना, टॉक्सिक है हमारे लिए, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन से गैस बनती है, इसको फटाफट बॉडी से बाहर निकालना होता है, तो CO2 तो है ही है। इसके अलावा था प्रोटॉन, राइट, यानी कि आपका हाइड्रोजन आयन आप इसे कह सकते हैं।
तो टेम्परेचर की हमने बात नहीं की, टेम्परेचर की हमने बात नहीं की, हमने ऑक्सीजन की बात नहीं की, ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है ही, तो CO2 और प्रोटॉन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो आंसर क्या हो जाता है आपका? सी हो जाता है, एकदम सी हो जाता है। यहां पर कर दिया है 88% लोगों ने सही, कुछ लोगों ने मार्क कर दिया O2 एंड CO2। वाह, मतलब तुक्का मारने का भी ना एक टैलेंट होता है भाई, वो टैलेंट है जिन्होंने ए मार्क किया है उन लोगों में। O2 और CO2 भाई, अगर आप गलत भी सोच रहे होते, अगर आप दुनिया की सबसे गलत चीज सोच रहे होते कि O2 जो है आपके लिए खराब है और CO2 अच्छी है, तो भी दोनों के दोनों साथ थोड़ी मार्क कर बैठोगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा भी गलत होता तो भी आप ये मार्क नहीं करते, और आपका कॉन्सेप्ट अगर पूरा सही भी होता तो भी आप ये मार्क नहीं करते। तो क्यों मार्क किया है मेरे भाई? तो ये कोई बात नहीं, पर लेकिन थोड़ा पढ़ो यार, है ना, थोड़ा सा देखो आराम से कि क्या हो रहा है। आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है। जिनका पोल नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, चैट सेक्शन में आप रिप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इन रिस्पॉन्स टू CO2 एंड प्रोटॉन, CO2 और प्रोटॉन जो है ये जो है आपके बढ़ चुके हैं। द कीमोसेंसिटिव एरिया एंड रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी सेंड सिग्नल्स टू रेमेडियल एक्शंस टू। किसको भेजे जाते हैं सिग्नल, ये बताइए। मैं कह रहा हूं आराम से पढ़िए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बाद में मुझे मत कहिएगा, बहुत आराम से पढ़िए। मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, आराम से देखिए। अगर आपका कैरोटिड आर्टरी और एरोटिक आर्क के आसपास CO2 और प्रोटॉन बढ़ गया है, तो किस पापा के पास सिग्नल जाएंगे? कौन करेगा इस सिग्नल की रखवाली? फटाफट बता दीजिए। झटपट बता डालो भाई। अच्छा, कई लोग भाई अलग ही लगे हुए हैं, है ना, कई लोग अलग ही लगे हुए हैं। एक बार मार्क करो, फिर आपको NCERT पढ़ाता हूं। मार्क करने की अच्छी खासी जरूरत है आपको, और मार खाने की भी जरूरत है, क्योंकि जो मैं चैट सेक्शन में देख रहा हूं वो बहुत खतरनाक नजारा है भाई, बहुत खतरनाक नजारा है ना। चलिए देखिए, एक बार NCERT की सैर करा के लेके आता हूं, क्योंकि आज तो बहुत छोटा टॉपिक है। देखो, अगर समझ लीजिए आपका CO2 और हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाए आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, तो आपका ये जो सब्सटेंसेस है इस सेंटर को ही एक्टिवेट कर देंगे, रिदम सेंटर को, और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी कि पापा पापा बढ़ चुका है CO2, इसको बाहर भगाओ। सिमिलरली एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में अगर CO2 बढ़ चुका है, प्रोटॉन बढ़ चुकी है, तो नेसेसरी सिग्नल रिदम सेंटर को ही तो भेजे जाएंगे। मेन आपका रेगुलेशन कौन कर रहा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही तो कर रहा है। तो अल्टीमेटली सिग्नल किस पे जाएंगे? पापा जी पे जाएंगे। एपनियोस्टिक सेंटर कौन मार्क कर रहा है भाई? इतने सारे ऑप्शंस डी मार्क किए हुए हैं चैट सेक्शन में। अब मैं देखता हूं कि आपने सच में पोल में भी मार्क किया है या नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऑफ मेडुला, इस पे सिग्नल गए हैं, पर यहां पर कई लोगों ने डी लिख दिया है। अब देखते हैं भाई क्या होता है ना, सच में किसी ने डी मारा है या नहीं। 41% लोगों ने डी मारा है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये मैंने आपको कब पढ़ाया? अगर बोथ 1 और 2 मार्क कर रहे हो तो इसका मतलब आपको पता है कि एपनियोस्टिक सेंटर क्या होता है। मैं ये मानता हूं कि अगर आपने कॉन्फिडेंटली डी मार्क किया है तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या है और एपनियोस्टिक सेंटर क्या है। तो जो चीज हमने डिस्कस ही नहीं की, जो ऑप्शन ऐसे ही दे दिया है किसी ने, उस पर भी आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ भैया एकदम तोड़ फोड़ मचा देंगे हम तो, है ना। बट द आंसर इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, है ना। यहां पर मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है मेडुला भैया में, इसमें भेज दिए जाएंगे आपके सिग्नल्स, और ये सिग्नल्स जो हैं फिर काम आ जाएंगे, मेडुला भैया रेगुलेशन कर देंगे। ये सवाल अस्थमा पे है, ये आपका किस पे है? एल्वियोलाई एनलार्ज्ड एंड डैमेज्ड, ठीक है ना। ओके, कुछ सवाल रह तो नहीं गया, कोई इंपॉर्टेंट सवाल? ठीक है, आओ भैया अब बात कर लेते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, है ना। आप सब लोगों ने फिल्मों के सबसे बड़े सितारे के बारे में सुना होगा, और उस सितारे का नाम है गुटका मुकेश। गुटका मुकेश जो है हर पिक्चर के स्टार्टिंग में आता है, ग्रैंड एंट्री होती है और वो अपनी कहानी सुना रहा होता है कि कैसे मैं सिगरेट पीता था, गुटखा खाता था, और उसके बाद मेरे को मुंह का कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, एंड काफी सारी बीमारियों की वहां पर डिस्कशन होती है। सेम कुछ चीजें हैं जो कि आपके लंग्स को अफेक्ट करती हैं। आइए उन बीमारियों के बारे में जानते हैं। तो 3 प्रकार की अलग अलग बीमारियां हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। पहला अस्थमा, दूसरा आपका एम्फिसीमा, और तीसरा जो है वो है ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स, यानी ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि लंग्स को इफेक्ट करते हैं, फेफड़ों को इफेक्ट करते हैं, और ये होते हैं ड्यू टू ऑक्यूपेशन। यानी आप कोई पेशा करते हैं, आप कोई नौकरी करते हैं जिसमें आपके आसपास हार्मफुल केमिकल्स घूम रहे हैं,
तो अगर आप एहतियात नहीं बरतते, अगर लेट से आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं है, आप अपना ख्याल नहीं रखते, तो आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं और ये बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थमा की। अब अस्थमा जो है, इसमें क्या हुआ, अस्थमा में क्या हुआ भैया, ये जो है आपका, ये ब्रोंकाई है और या ब्रोंक्यूल है, ठीक है। लंग्स के ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं, यानी छोटी छोटी ट्यूब हैं। अब ये ट्यूब जो है खूब खुली खुली पड़ी हुई है ना, हुल्ले हुलारी हुल्ली 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 ट्यूब पड़ी है, खुली खुली, बहुत ज्यादा खुली खुली ट्यूब है। यहां पर खूब सारा बीच में हवा के आने जाने का स्पेस है, करेक्ट। अब ये जो आपकी ट्यूब है, इसका डायामीटर हो जाता है कम। ये ट्यूब जो है ये हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आ जाते हैं स्पाज्म। स्पाज्म मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इसका डायामीटर कम हो जाता है। अगर इसका डायामीटर कम हो गया है और इसके रास्ते में म्यूकस ही म्यूकस भर गया है, तो क्या अब हवा बढ़िया तरीके से आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। पहले आपकी जो ट्यूब है ये बहुत खुली खुली थी, एकदम साफ मोटी सी नली, खूब सारी हवा आपने अपने फेफड़ों में भर डाली। लेकिन मेरे भाई, जब ये जो है आपकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल ये अपने डायमीटर को बहुत कम कर बैठी, तो हवा आने जाने की बहुत कम जगह बची है, तो आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा और डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में। और कई बार ऐसा होगा कि जब आप सांस छोड़ेंगे तो सांस के साथ साथ सीटी बजेगी, यानी विस्लिंग का साउंड आएगा, विजिंग का साउंड आएगा। आपके जो लंग्स हैं, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें से सीटी बजने की आवाज आती है, जैसे आपके खराटों में आती है। कई बार आप ट्रैक्टर चला रहे होते हैं सपनों में, ब्रर करके, उसी प्रकार की आवाज, लेकिन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ऐसी आवाज जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जैसे किसी ने गुब्बारे से हवा निकाल दी हो, ऐसी आवाज यहां पर देखने को मिलेगी। तो अस्थमा जो है ये क्या है मेरे दोस्त? अस्थमा जो है इट्स एन एलर्जी, इट्स एन एलर्जी ड्यू टू एलर्जेंस लाइक, ड्यू टू एलर्जेंस लाइक पॉलन्स, लाइक पॉलन्स। कईयों को पॉलन एलर्जी हो जाती है ना। तो पॉलन अगर आप इनहेल कर लेते हैं तो आपको एलर्जी हो सकती है। यहां पे अगर आप देखें तो डायमीटर ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स इज रिड्यूस्ड, डायमीटर ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स इज रिड्यूस्ड, है ना। अगर डायामीटर रिड्यूस कर दिया गया है, इसका मतलब ये जो आपकी पर्टिकुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर है कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, इसमें क्या आ गए हैं? स्पाज्म आ गए हैं, इसमें स्पाज्म आ गए हैं। तो आपका पाइप जो है इट इज कॉन्ट्रैक्टेड, पाइप इज कॉन्ट्रैक्टेड। अगर पाइप कॉन्ट्रैक्टेड रह गया है, अगर पाइप आपका छोटा हो गया है, इसका डायमीटर अगर कम है, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा कि कई लोग जो है उनको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, उनको अगर अस्थमा होता है तो उनको क्या ला करके दिया जाता है? एक पाइप ला करके दिया जाता है। आपने देखा होगा कि अस्थमा का एक पाइप होता है, फिर वो पाइप जो है वो केमिकल उसको फुसफुस करके मुंह में मारना पड़ता है, एंड अल्टीमेटली आपका जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थोड़ा सा साफ हो जाता है। उसमें क्या होता है? वो जो पाइप है उसमें क्या है? उसमें एक्चुअली म्यूकोलाइटिक सब्सटेंसेस हैं। म्यूकोलाइटिक मतलब ये जो म्यूकस जमा हो गया है बीच में, जो इस रास्ते को ब्लॉक करके बैठा है, उस म्यूकस को पतला कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ म्यूकोलाइटिक सब्सटेंस, राइट। तो यहां पर क्या होगा? आपका उस ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, तो आपकी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। एंड द लास्ट पॉइंट, आपका विजिंग साउंड आएगा, विजिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, की आवाज आएगी। ब्रीदिंग, विजिंग ड्यूरिंग ब्रीदिंग, साउंड आएगा, राइट। साउंड प्रोडक्शन होगी, साउंड बढ़ जाएंगे जब जब आप सांस लेंगे, है ना। वो गाना सही हो जाएगा कि मैंने हर सांस के साथ तुझे पुकारा है। इसमें सच में ही जब सांस लोगे तो किसी की पुकार निकल जाएगी, है ना। तो अल्टीमेटली ये सारी बातें आपको देखने को मिली इन अस्थमा, यानी आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो है ये क्या हो गए? कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए। इसमें जो जगह है हवा की वो कम बची है, तो आपको डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में, सांस लेने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और दूसरा क्या है भैया? यहां पर एम्फीसीमा में यह होता है फूफू करने के कारण, यानी सुटेरी जो लोग होते हैं, जो सुट्टा मारते हैं, जो सुट्टा सेवन करते हैं, उन सुटेरी लोगों के जो एल्वियोलाई है, इनकी वॉल्स हो जाती है डैमेज।
तो एल्वियोलाई जो होते हैं इलोंगेट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, लेकिन इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। अरे सर ये क्या बात हुई, अगर कोई चीज इलोंगेट हो रही है तो उसका सरफेस एरिया कैसे कम हो सकता है, अभी बता देते हैं। ये देखो भैया, ये है चमत्कारी लंग, चमत्कारी लंग है। इसको मैं क्या कर देता हूं, नॉर्मल जो इसकी पोजीशन है इससे लंबा कर देता हूं, इलोंगेट हो गया, और फुला देता हूं, इससे ज्यादा नहीं फूल रहा, लंबा है लेकिन फूला नहीं, यानी लंबा तो हो गया, इलोंगेट तो हो गया, लेकिन सरफेस एरिया कम है, हवा नहीं भर पा रहा अपने अंदर ज्यादा। लेकिन अगर इसको मैं छोड़ दूं, नॉर्मल साइज में रखूं, अगर इसको इलोंगेट ना करूं, अगर एल्वियोलाई की वॉल बढ़िया है, फ्लेक्सिबल है, डैमेज नहीं हुई है, स्ट्रेच हो सकती हैं, तो ये क्या हो जाएगा भैया, आपका बहुत ज्यादा हवा ले जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ यहां पर, अल्टीमेटली आपका एल्वियोलाई की वॉल्स जो है जो डैमेज हो जाती हैं, डैमेज्ड एल्वियोलाई आपको देखने को मिली, है ना। तो इलोंगेटेड, तो आप कह सकते हैं एल्वियोलाई इलोंगेटेड, एल्वियोलाई इलोंगेटेड बट सरफेस एरिया डिक्रीज। डायग्राम नहीं बनाना भाई, नॉर्मली बात लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस एरिया डिक्रीज, डायग्राम समझाने के लिए लेकर आया हूं, है ना। नॉर्मली एक ट्यूब बनाइए, उसमें नीचे बहुत बड़ा आपका स्पेस दिखा दीजिए फॉर एयर, यहां आपकी एक और ट्यूब बनाइए, गोला बनाइए, और बहुत कम स्पेस दिखा दीजिए फॉर एयर। और ये जो है आपका एम्फिसीमा, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस लिख दीजिए कि आपका एल्वियोलाई जो है ये इलोंगेट हो गए हैं, लंबे हो गए हैं एक बैलून की तरह, लेकिन इसमें हवा तो नहीं भर रही ना, तो सरफेस एरिया कम हो गया, तो आप क्या कह सकते हैं, एल्वियोलर वॉल डैमेज, एल्वियोलर वॉल्स डैमेज, एल्वियोलर्स वॉल क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, करेक्ट है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो एम्फिसीमा है बहुत लंबे टाइम में होता है, धीरे धीरे होता है, करत करत अभ्यास के, धीरे धीरे एकदम प्यार प्यार से। जब आप दिन भर एक सुट्टा पिएंगे, फिर धीरे धीरे आप 2 सुट्टे पे जाएंगे, 3 सुट्टे पे जाएंगे, 4-5 सुट्टे पे जाएंगे, तब आपको ये बीमारी होगी। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। ITUS की तरह जो कोर्स है, जो सिर्फ राजू ने ही किया था और 1-2 और लोगों ने किया होगा दुनिया में, बहुत हार्ड कोर्स है ये भी, जो है आपका बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद होता है। तो बहुत मेहनत, लगन, कड़े परिश्रम के साथ अगर सुट्टा मारा जाएगा, तब जाकर ये बीमारी आपको होगी। तो इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, है ना। बताओ, बीमारी पाने के लिए भी कंपटीशन है, इसमें भी मेहनत करनी पड़ रही है। क्रॉनिक डिसऑर्डर ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, यहां भी बीमारी भी फ्री में नहीं मिल रही है ना। तो ये है आपकी एम्फिसीमा, करेक्ट। ये दोनों बातें समझ में आई या नहीं बताइए। कुछ करना ही नहीं है भाई, विजुअल मेमोरी के लिए मैंने आपको यहां पर डायग्राम्स बनाकर दिखाए हैं। यानी आपका पहले ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में खूब एयर जाने की जगह थी, फिर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, यानी उनमें स्पाज्म आ गए, यानी अब एयर जाने की जगह बहुत कम बची है, बीच में से हवा कम निकल सकती है, तो डिफिकल्टी हो जाएगी ब्रीदिंग में, और बहुत कंजेस्टेडली एयर जो है आपकी जा पाएगी एल्वियोलाई तक। तो यहां पर विजिंग साउंड भी प्रोड्यूस होता है, और ये ड्यू टू एलर्जीज होता है आपको, अस्थमा। एम्फिसीमा जो है सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, धीरे 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 डेवलप होगा। एल्वियोलाई की वॉल यहां पर डैमेज हो जाएंगी, तो एल्वियोलाई का सरफेस एरिया जो है वो घट जाएगा, एंड अल्टीमेटली बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स में नहीं कैरी कर पाएंगे हम लोग। ये दोनों की दोनों बीमारियां बहुत सिंपल हैं, इसमें कुछ था ही नहीं, है ना। इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं, देख डालते हैं भैया क्या बोला है। अब देखो 2-2 लाइन दी हुई है। अस्थमा जो है इसमें डिफिकल्टी हो जाती है ब्रीदिंग में, क्यों हो जाती है सर, क्योंकि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो है इनका डायमीटर जो है घट गया है ना। तो ये इन्फ्लेमेट हो गए हैं, सूज गए हैं, इनमें जो है स्पाज्म आ गया है, राइट। एंड वीजिंग साउंड जो है प्रोड्यूस होगा, सांस लेने के साथ साथ, छोड़ने के साथ साथ आवाज आएगी। एम्फिजोमा जो है धीरे 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 डेवलप करती है, एल्वियोलाई की वॉल जो है यहां पर डैमेज हो जाती है। एल्वियोलाई की वॉल अगर डैमेज हो गई है तो आपका सरफेस एरिया जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो बीमारी है सुटेरी लोगों को होती है, स्मोकिंग से होती है, सिर्फ यही बातें थी, यानी इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं था। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स, और इसका नाम जो है यही अपने आप में काफी सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स, यानी अब समझ लिए कोई ऐसा आदमी है जो कि आपका सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है,
तो वहां पर पत्थरों को क्रश करके, पत्थरों को जो है पल्वराइज करके क्या बनाई जाती है, सीमेंट बनाई जाती है। तो दिन रात धूल उड़ती है। अब कोई ऐसे लोग हैं जिनकी ड्यूटी आपके सड़क पे लगती है, जैसे कि हमारे ट्रैफिक कांस्टेबल्स होते हैं, तो उनकी जो ड्यूटी है वो सड़क पे लगी हुई है और दिन रात उन्हें गाड़ियों के बीच में ही रहना है, यानी कई सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं उससे वो एक्सपोज हैं। कई सारे ऐसे मजदूर होते हैं जो कि मेटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, कई सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कि ग्लास इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो कि आपके ऐसे इलाके में रहते हैं जहां आसपास काफी सारी डस्ट है। तो वो डस्ट उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकती है और वहां पर कॉज कर सकती है फाइब्रोसिस। यानी अगर वहां पर प्रोलिफेरेशन हो गई है फाइब्रस टिश्यू की, फाइबर्स बन गए हैं भाई, अगर ये बैलून है मेरे पास तो इट इज एक्सपेंडेबल। ये जो बैलून है ये एक्सपेंडेबल है क्योंकि इस पे फाइबर नहीं है, फूल सकता है, फाइबर नहीं है। लेकिन अगर मेरा जो गमछा है इसके ऊपर फाइबर है तो क्या मैं इसको खींच सकता हूं, क्या मैं इसको फुला सकता हूं? नहीं फूल रहा भाई, क्यों? क्योंकि ये फाइबर है, ये रिजिड है, इसको मैं और नहीं खींच सकता, इट्स नॉट स्ट्रेचेबल, जितना है उतना ही है। तो ये जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इस पे फाइबर आके जमा होने लग जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है, तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है और एल्वियोलाई जो है फ्लेक्सिबल नहीं रहते, इनमें हवा भर नहीं सकती बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है लोगों को जो कि इन जगहों पर काम करते हैं, राइट। तो अगर आप देखें तो वर्कर्स एट सीमेंट इंडस्ट्री, वर्कर्स एट सीमेंट, ग्लास इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, इन सब जगहों पर काम करते हैं, आर एक्सपोज्ड टू डस्ट, आर एक्सपोज्ड टू डस्ट। इनके आसपास खूब सारी गंदगी, खूब सारी डस्ट जो है पाई जाती है। ये डस्ट अगर इनहेल कर लेते हैं, कंटिन्यूअस अगर इनहेल कर लेते हैं, कंटिन्यूअस इनहेलेशन, उन्हीं इलाकों पे काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअस इनहेल कर रहे हैं इन डस्ट को, causes continuous inhalation causes damage to lungs, डैमेज टू लंग्स, लंग्स जो है आपके डैमेज हो जाते हैं, एंड फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस मतलब फाइबर डेवलप हो जाएंगे, प्रोलिफेरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, प्रोलिफेरेशन मतलब ग्रो करना, डिवाइड करना, डेवलप करना, तो प्रोलिफेरेशन हो जाएगी ऑफ फाइब्रस टिश्यूज, प्रोलिफेरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज। और अगर ये फाइबर बन गए हैं तो ये फाइबर फ्लेक्सिबल तो नहीं होते, तो ये कैसे होते हैं? नॉन स्ट्रेचेबल, ये आपका स्ट्रेचेबल नहीं होते। तो ओवरऑल जो है सरफेस एरिया वो आपका घट जाता है फॉर रेस्पिरेशन, तो दिक्कत होती है आपके रेस्पिरेशन में और खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो फाइब्रोसिस यहां पर हो सकती है, डैमेज टू लंग्स यहां पर हो सकता है, राइट। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी बीमारियां होती हैं ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स, इनको क्या कहा जाता है? आपका सिलिकोसिस, अगर आसपास सिलिका है, ग्लास है, मिट्टी है तो, एंड एस्बेस्टोसिस, अगर आसपास मेटल्स हैं, एस्बेस्टोस है तो, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस, ये दो बीमारियां आपको पढ़नी रहती हैं। उसके अलावा और भी होती है, न्यूमोकोनियोसिस वगैरह, है ना, बहुत सारी बीमारियां हैं, पर मेन है ड्यू टू सिलिका सिलिकोसिस होती है ना, सिलिकोसिस, ड्यू टू सिलिका सिलिकोसिस, एंड ड्यू टू एस्बेस्टोस एस्बेस्टोसिस। तो सिलिकोसिस हुई ड्यू टू सिलिका, आसपास सिलिका मिट्टी वगैरह उड़ रही है, आपका ग्लास वगैरह के अवशेष उड़ रहे हैं, एंड ड्यू टू एस्बेस्टोस, यानी मेटल इंडस्ट्री में अगर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? एस्बेस्टोसिस हो जाएगी, राइट। एस्बेस्टोस अगर भरा हुआ है तो क्या करें सर? अगर ये बीमारी होने के चांसेस हैं तो क्या करें? इट इज सजेस्टेड फॉर ऑल द वर्कर्स जो इन इंडस्ट्री में काम करते हैं टू वियर मास्क। प्रिवेंशन क्या है? अगर आप ऐसे इलाकों में काम करते हैं तो मास्क पहनिए, जिससे कि ये सारे के सारे गंदे केमिकल्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, ये आपके
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जा पाए एंड अल्टीमेटली यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस हार्मफुल डिजीजेस। तो अल्टीमेटली यहां पर 2-3 बातें ही याद रखनी है। पहली बात कि यहां पर फाइब्रोसिस हो जाएगा, यानी प्रोलिफेरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भर जाएंगे जो कि स्ट्रेचेबल नहीं होते बिल्कुल भी, तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी जो है एकदम खत्म हो जाएगी। और सिलिकोसिस होती है ड्यू टू ग्रेटर अमाउंट ऑफ सिलिका, एस्बेस्टोसिस होती है ड्यू टू ग्रेटर अमाउंट ऑफ एस्बेस्टोस। नाम से ही समझ में आ रहा है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मेन आपको याद करना है कि फाइब्रोसिस कहां होती है। तो आपको कोई पूछ ले कि फाइब्रोसिस कहां हुई, अस्थमा में, एम्फिसीमा में या ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर में, तो ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर में। अस्थमा में क्या हुआ, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर घट गया, वहां पे स्पाज्म आ गए थे, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गई थी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल में म्यूकस भर गया था। आपका एम्फिसीमा में क्या हो गया, एल्वियोलाई की जो ओवरऑल सरफेस एरिया है वो कम हो गई, एल्वियोलाई की जो वॉल है वो डैमेज हो गई। और यहां क्या हुआ भैया, यहां आपका ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर में फाइब्रोसिस हो गया। तो 3 बीमारियां और 3 ही आपको यहां पर सिम्टम्स याद करने हैं, उसके अलावा कुछ याद नहीं करना, बाकी सारे नॉर्मल ही बातें हैं। यहां तक क्लैरिटी है तो एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। ये हमारी आखिरी लाइनें हैं इस चैप्टर की, ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर। ऐसे लोग जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अलग अलग पॉल्यूटेंट्स के आमने सामने रह करके काम करते हैं, उनको कुछ बीमारियां हो जाती हैं, राइट। फाइब्रोसिस हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू जो है प्रोलिफरेट कर जाता है, राइट, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज, जिसकी वजह से लंग में फाइबर जमा हो जाते हैं, इलास्टिसिटी घट जाती है, लंग की स्ट्रेचेबिलिटी घट जाती है, तो लंग डैमेज हो जाते हैं। इसके लिए आपको मास्क पहनना चाहिए, तब जाके आप अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की भी सुरक्षा कर सकते हैं। क्योंकि जो वर्कर्स हैं दे आर यूजुअली द सोल मेंबर्स, सोल अर्निंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। तो अगर उनको कुछ हो जाता है तो पूरी फैमिली का ही नुकसान होता है, और हमेशा अपनी सेहत का भी ख्याल रखना ही चाहिए, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इसलिए मास्क पहनने चाहिए, करेक्ट है। मजा आ गया, चलो भाई कुछ क्वेश्चन कर डालो और इन क्वेश्चंस के सही सही जवाब देकर के मुझे भी मजा दिला दीजिए, जिससे कि मैं खुशी खुशी इस सेशन से जा सकूं और आप भी, राइट। अगले 4-5 मिनट में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आपको जल्दी फ्री कर देंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, अस्थमा इज कॉज्ड ड्यू टू, 45 सेकंड का टाइम ले लीजिए क्योंकि कई देर बाद हम पोल लगा रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा देर से आए, है ना। चलो ओके। वैसे मैं आपके टेस्ट के रिजल्ट देखता रहता हूं कंसिस्टेंटली, तो इस बैच में बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, पर यहां पे चैट में आशकी होती हुई दिखाई देती है, जो कि बहुत कम स्पैमर्स है। पढ़ने वाला बच्चा यूजुअली चैट नहीं करता, ये मुझे आपसे ही पता लगा है, एंड अल्टीमेटली इट इज करेक्ट ऑल्सो। जब आपसे कुछ पूछा जाए तभी आप रिप्लाई करते हैं, और वो सबसे बेस्ट चीज है ना। तो पढ़ाई पे फोकस रहिए, बाकी सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन वगैरह आते रहेंगे। अस्थमा क्या है, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, स्पाज्म इन ब्रोंकियल मसल्स, ब्लीडिंग इन प्लूरल कैविटी, इन्फेक्शन ऑफ ट्रैकिया। ना ट्रैकिया का नाम लिया था, ना लंग्स का नाम लिया था, ना प्लूरल कैविटी का नाम लिया था। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो गई थी, स्पाज्म आ गए थे, और इनका जो डायमीटर था ये कम हो गया था, जिसकी वजह से डिफिकल्टी हो रही थी ब्रीदिंग में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, आ जाएगा 2 आ जाएगा भैया जी, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो आंसर हो गया है बी फॉर भूरा बच्चन। क्या बात है, 82% लोगों ने सही सॉल्व कर दिया है। 12% लोगों ने ए क्या मार्क किया भाई, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, एलर्जी बोला था, इन्फेक्शन नहीं बोला था, है ना। चलो अगला सवाल, 30 सेकंड का टाइम दूंगा। विजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स, आराम से हो जाएगा, 30 सेकंड भी बहुत है, 30 सेकंड भी ज्यादा ही है इनफैक्ट। विजिंग सुनते ही तो झटपट मार डालो, क्योंकि ये जो शब्द है ये कहीं और है ही नहीं पूरी एनसीईआरटी में। अगर विजिंग सुन लिया, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल सुन लिया, तो बात खत्म हो जाती है। वहां पर आपको पता लग जाना चाहिए कौन सी बीमारी है। तो 3 बीमारियों के बारे में हमने डिस्कशन करी। जो आपके ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर फाइब्रोसिस हो जाती है, डैमेज हो जाता है लंग्स को ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। आपका जो एम्फिसीमा है उसमें एल्वियोलाई की वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं। और बचा आपका अस्थमा, इसमें आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर कम हो जाता है, डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, और आपका विजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आंसर क्या हो जाता है आपका, अस्थमा हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, राइट। सो आंसर इज गोइंग टू बी भी फॉर बुरा बच्चन अगेन। भाई बुरा भैया ने कमाल कर रखा है, 93%, क्या बात है, शानदार। अब देखो, एल्वियोलाई बिकम एनलार्ज, लंबा करके दिखाया था आपको बैलून, एनलार्ज हो गई है एल्वियोलाई, लेकिन फिर भी इनकी वॉल डैमेज हो गई है, और फिर भी सरफेस एरिया घट गया है। ये कौन सी बीमारी है, फटाफट मार कर दीजिए भाई, है ना। और ऐसे ही सवाल आते हैं नीट में, पीवाईक्यू उठा करके देखिए, आराम से पता लग जाएगा। इनफैक्ट इनमें से काफी सारे पीवाईक्यू ही हैं। ओके,
अरे सुजाता, थैंक यू सो मच यार, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए, एल्वियोलाई बिकम एनलार्ज एंड डैमेज विद रिड्यूस सरफेस एरिया इन हैवी स्मोकर्स। हैवी स्मोकर सुटेरी लोगों में कौन सी बीमारी होती है? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एम्फीसीमा। फू करने से जो बीमारी होगी दैट इज कॉल्ड एज एम्फीसीमा। बैलून आपको लंबा करके दिखाया था कि अगर वो इलोंगेट हो गया तो भी उसका सरफेस एरिया घटा ही, अब उसकी वॉल उतनी इलास्टिक नहीं रही। और नॉर्मल बैलून को ढीला छोड़ के फुला डालोगे तो बहुत ज्यादा हवा उसमें भर जाएगी। एल्वियोलाई की वॉल्स नॉर्मल है तो ज्यादा हवा होगी, इलोंगेट कर दोगे तो वॉल डैमेज हो जाएंगी और कम हवा उनमें आ जाएगी। द आंसर इज गोइंग टू बी एम्फीसीमा। बी फॉर बुरा बच्चन अगेन, क्या बात है भाई, वन अ सॉन्ग बेबी सॉन्ग लाइक नॉर्मैक्स साउंड टीचर मैक्स हो गया है यहाँ पर 93% अगेन, क्या बात है, वाह वाह वाह। ठीक है, इसमें थोड़े पुराने जो लेक्चर्स हैं उनके भी ऑप्शंस डाले हुए हैं, तो 60 सेकंड ले लीजिए आप, 1 मिनट ले लीजिए भाई, क्योंकि थोड़ा सा पिछली बातों को भी यहां पे याद किया गया है। कहा जाता है कि अपने अतीत को याद नहीं करना चाहिए, पर व्हेन इट कम्स टू रिवीजन तो कर लेना चाहिए भाई, है ना, पढ़ाई के मामले में कर लेना चाहिए। क्रॉनिक डिजीज, धीरे धीरे डेवलप होने वाली, है ना, आप खुद लेकर के आए उस बीमारी को। कोई भी बच्चा मां के पेट से एम्फीसीमा लेकर के पैदा नहीं होता, एक सुटेरे की आदतें उसको एम्फीसीमा गिफ्ट में देती हैं। आप जाकर के दोगे अगर पनवाड़ी को 12 रुपया, 10 रुपया, 14 रुपया अलग अलग ब्रांड के लिए, तो वो आपको बदले में देगा एम्फीसीमा। आप भी क्या याद रखोगे, 10 रुपए की सिगरेट के बगल में उसने आपको करोड़ों की बीमारी दे दी, है ना, जलवे हैं भैया। आइए देखते हैं क्या क्या हो रहा है, पहले आराम से मार्क कर दीजिए, टेक योर टाइम, है ना भाई। आज जो जो पढ़ा है उसको पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं। फाइब्रोसिस किसके दौरान हुई थी? फाइब्रोसिस किसके दौरान हुई थी भैया? डस्ट एक्सपोजर के दौरान हुई थी। ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर। तो आपका क्या हो गया? सबसे पहले आज जो पढ़ा था ताजा ताजा, इसको मार्क कर लेते हैं। बी का आर हो गया, बी का आर हो गया, है ना, तो ये दोनों एलिमिनेट, 2 और 3, इनका खेल खत्म। फिर आपका आज हमने पढ़ा था एक्टिवेशन ऑफ कीमोसेंसिटिव एरिया, है ना, कुछ केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया, एक तो आपका मेडुला के पास ही और एक आपका एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में, है ना। तो यहां पे क्या था, CO2 और H पॉजिटिव आयन की ज्यादा मात्रा को ये सेंस कर लेते हैं। सो सी का एस हो गया, सी का एस हो गया, सी का एस इसी में है, सी का पी इसमें नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। उत्तर आ गया चौथा, है ना, डी फॉर ढूरा बच्चन आंसर आ गया। तो इंस्पिरेशन कब होगी? ड्यू टू लो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी लंग्स में प्रेशर कम है तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा, बाहर से अंदर हवा आ जाएगी तो इंस्पिरेशन हो जाएगी, राइट। तो आपका क्या हो गया है भैया जी? क्यू हो गया है, डी का क्यू हो गया है, डक्कू हो गया है, डाकू आ गया यहां पर। और उसके बाद बचा आपका ए का पी, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा तभी हेमोग्लोबिन पे बैठ पाएगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा यानी PO2 ज्यादा होना चाहिए, तो ए का पी, सारी बातें मैच कर गई हैं। तो उत्तर आ गया है ढूरा बच्चन, डी इज द राइट आंसर। मार्क कर दीजिए। आए, बराबर गलती करी है, ए और सी में तो कुछ कह नहीं सकते। बी जो है लोगों ने ज्यादा मार्क किया है, ए का क्यू पहला ही गलत है ना। ड्यू टू लो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, किसका प्रेशर? ऑक्सीजन का, CO2 का कुछ बता थोड़ी रखा है, बताया है कि लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, एनवायरमेंट के अंदर प्रेशर ज्यादा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या आएगी? इंस्पिरेशन हो जाएगी, हवा अंदर तो इंस्पिरेशन, बात खत्म, राइट। चलो भैया, ये आपका आज का पूरा सेशन था। लीडर बोर्ड देख डालिए भैया, लावण्या, ऋषभ, हर्ष, अनुशीष, आसिम, मोहम्मद फैजान, सर्वा, आद्रिका, बुशरा एंड ओशिक आर इन टॉप रैंक्स। और बाकी बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ सीख कर ही जा रहे हैं, सो दैट्स वेरी गुड। ये आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं जो कि आप होमवर्क में कर सकते हैं, या आप पंच से भी अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमारा पहला ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर खत्म हुआ, एंड इट वॉज हाईली कंसेप्चुअल, इट वॉज हाईली प्रैक्टिकल। मजा आया या नहीं फटाफट बताइए, पहला चैप्टर क्लियर है या नहीं फटाफट बताइए। मैकेनिज्म सेंट्रिक था, अगर याद हो चुका है, एक बार समझ चुके हो, तो रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ नाम है जो याद करने पड़ते हैं, याद ही करने पड़ते हैं नाम, तो आपको इनफैक्ट मेरा नाम भी याद ही करना पड़ा था, मुझे आपका नाम भी याद ही करना पड़ेगा। सो देयर आर सम थिंग्स विच आर हाईली थ्योरेटिकल, जो याद ही करनी पड़ती है, उसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, उसमें कुछ समझाने का काम नहीं है। अब बीमारी को एम्फीसीमा बोला तो ये तो याद ही करना पड़ेगा ना, एम्फीसीमा में क्या क्या होता है ये समझा जा सकता है, पर नाम तो याद ही करना पड़ेगा। पर ज्यादातर चीजें वाज हाईली कंसेप्चुअल, तो बहुत अच्छी बात है ये। अब देखो दोस्त, मैंने आपको ब्लड ऑलरेडी पढ़ा दिया है टिश्यू चैप्टर में,
तो ब्लड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की पहली जो क्लास है उसमें आपको ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी कवर करा दी है, एक एक चीज। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की एनसीईआरटी भी मैंने आपको रीड करके पढ़ाई थी और वहीं से सारा का सारा कंटेंट आपको बताया था। तो अगर आप ब्लड देख चुके हैं तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर डलवा दूंगा। अगर आप टिश्यू पढ़ चुके हो तो ब्लड को रिवाइज करके आना अगली क्लास में, क्योंकि हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ा है टिश्यू चैप्टर, अगर आपका छूट गया है ड्यू टू सम इश्यूज, अगर आप लेट से बहुत बाद में आए हैं इस बैच में, तो मैं आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर उसको ट्रिम करा करके, एडिट करा करके वीडियो को डलवा दूंगा, आराम से बैठ के देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि कोई टेंशन ना रहे। हम सीधा ब्लड ग्रुप्स के ऊपर चढ़ाई करेंगे, हम सीधा ब्लड ग्रुप्स को, ब्लड क्लॉटिंग को, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी को और कई सारे बहुत मजेदार टॉपिक्स को जैसे कि लिम्फ वगैरह को पढ़ रहे होंगे इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर। जो हमारा ब्लड का डिस्कशन है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का, डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का, प्लेटलेट का, वो डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। 2.5 घंटा लगा करके उस पूरे के पूरे टॉपिक को मैंने आपको समझाया था, तो उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपके रेफरेंस के लिए मैं एक बार वो वीडियो डलवा दूंगा। आप चाहो तो डायरेक्टली नोट्स को इधर उधर पलट लेना कि आपको सारी बातें पता है या नहीं, और अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप 2x पे देख सकते हो स्किप कर करके, दैट इज टोटली योर कॉल। जैसा आप बोलोगे वैसा काम हो जाएगा। लेकिन अगले लेक्चर में हम लोग ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे ये मत बोलिएगा कि सर हमारा जो है पिछला टॉपिक डन नहीं है, पढ़ के आना है, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। समरी लेक्चर इस हफ्ते, मतलब इन कमिंग 1-2 डेज आपका कॉकरोच का आ जाएगा, और इसका समरी लेक्चर मैं अगला जो वीक है इसके एंड में डलवा दूंगा। यानी जब हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे उस टाइम तक रेस्पिरेशन का समरी लेक्चर आ जाएगा, और कॉकरोच का समरी लेक्चर आने वाले 1-2 दिन में आ जाएगा, प्रॉमिस, पक्का वादा, एकदम अच्छे से, राइट। चलो भाई, डाउट देख लेते हैं। फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन सर, लव यू सो मच, प्लीज वीडियो कॉल, लव यू दोस्त, थैंक यू सो मच। वीडियो कॉल मैं आपको कर लेता हूं, उठा लीजिएगा बस। यहां पर आ चुका है हमारा वीडियो कॉल। व्हाट इज स्पाज्म? स्पाज्म का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो अब जो आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स थे ये पतले हो गए हैं ना, इनकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं, इन्फ्लेमेट कर गई हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, है ना, पतला हो जाना, पाइप का डायमीटर पतला हो जाना। सर कभी कभी हम मुंह से सांस लेते हैं तो क्या उसमें भी पोन्स का रोल होता है? देखो भाई, अगर आप फोर्सफुल लोगे, है ना, तो उसमें मेड्यूला का ही रोल होगा, चाहे आप कहीं से भी सांस ले ले। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ दिस नॉस्ट्रिल और माउथ, इट्स द मैटर ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अगर आप मुंह से भी सांस ले रहे हैं तो अल्टीमेटली कहां चली जाएगी? आपके कॉमन पैसेज में, दैट इज फेरिंग्स। खाना खाओगे तो भी, सांस लोगे तो भी, वो कॉमन पैसेज है। उसके बाद फूड चला जाएगा आपका फूड पाइप यानी इसोफेगस में, और आपकी विंड चली जाएगी विंड पाइप में यानी ट्रेकिया में, तो वो सेपरेट हो जाएगी। तो कहीं से भी लो, आपका कोऑर्डिनेशन सेम रहेगा एकदम, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। एक कॉल आ रहा है भाई, एक सेकेंड, ओके, थोड़ा जरूरी है पर बाद में उठाएंगे। टुडेज लेक्चर अमेजिंग, थैंक यू दोस्त, लॉट्स ऑफ लव। सर प्रोवाइड एनोटेटेड एनसीईआरटी, अभी मिल जाएगी लगभग आधे घंटे में, मैंने डन करके रख दी है, आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। सर स्टार्टिंग से बॉटनी पढ़ेंगे तो नीट की प्रिपरेशन हो जाएगी, और स्कूल का भी प्लीज टेल मी। सर बिल्कुल हो जाएगी यार, एकदम हो जाएगी। अगर आप मुझसे बॉटनी पढ़ना चाहते हैं तो प्रचंड के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, और मैं आपके लिए एक बिंदास सीरीज लेके आने वाला हूं ऑन कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल, तो आप चाहें तो उस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल। एक चैप्टर मुश्किल से 2 घंटे के अंदर, लेकिन वो चैप्टर इतना खतरनाक तरीके से होगा कि आप लोगों को बॉटनी से प्यार हो जाएगा। तो इस वेडनेसडे से वो जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है, यू जस्ट नीड टू वेट फॉर मोर 2 डेज, है ना। अभी हम संडे है कल, मंडे ट्यूसडे का आपको वेट करना है, वेडनेसडे से वो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत खतरनाक सीरीज है, यू विल लव दैट सीरीज। मेरे हाथ के लिखे हुए नोट्स होंगे, एक एक चीज को बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाया जाएगा, 4 से 5 पेजेस में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, उनके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। पूरी 11th क्लास की बॉटनी आपको मुश्किल से 20 घंटों में कवर कराई जाएगी। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप एक एक वीडियो को इतना जल्दी देख पा रहे होंगे जिसकी कोई हद नहीं है, और एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। दैट इज अ वॉइडलेस सीरीज, है ना, कुछ नहीं होगा, मतलब उसमें बहुत बहुत खतरनाक इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं छूटेगा। ओके दोस्त आ चुके हैं, पर नीचे की साइड है। हेलो हेलो दोस्त, आपकी खोपड़ी दिख रही है बस, हेलो हेलो, पंखा भी दिख रहा है पीछे, फराटा फैन, ओके, पर ये कैसे होगा ऊपर नीचे, थोड़ा आइडिया नहीं है, देखते हैं, राइट। थैंक्स भैया, क्या पढ़ाते हो, ऑसम, थैंक यू दोस्त, लॉट्स ऑफ लव। व्हाट इज एस्बेस्टोस? मेटल इंडस्ट्री में जो पाउडर उड़ता है मेटल्स का क्रश करने पे, दैट इज एस्बेस्टोस। और जो मिट्टी उड़ती है, धूल मिट्टी ग्लास, कहीं पे कांच पीसा जा रहा है, वो सब जो है दैट इज सिलिकॉस, राइट।
सर एनिमल किंगडम का वन शॉट दे दो, एग्जाम चलने वाला है। अच्छा मैं आपसे एक बात करना चाहता था, बहुत जरूरी बात है, आप मुझे बताना, क्या हम लोग सितंबर मंथ से, अभी ये मंथ तो खत्म होने वाला है, सितंबर मंथ से क्या हम पैरेलली एनिमल किंगडम स्टार्ट कर दें? मतलब नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी चलती रहेगी, 2 लाइव लेक्चर आपके हर हफ्ते होते रहेंगे, एक रिकॉर्डेड लेक्चर एनिमल किंगडम का हर हफ्ते। तो जैसे ही हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म करेंगे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल इंटीग्रेशन, बहुत टाइम लगेगा, 6 महीने के आसपास का टाइम लगेगा। तब तक अगर हम पीछे पीछे एनिमल किंगडम निपटा दें तो आपको कोई प्रॉब्लम, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कह रहे हैं कि सर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बिकॉज हमारे स्कूल में ये चैप्टर एनसीईआरटी में तो फर्स्ट नंबर पे ही आता है, जूलॉजी में, राइट, और स्कूल में तो कोई जूलॉजी बॉटनी का सिस्टम भी नहीं है, वहां तो सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रिकॉर्डेड से, आई ट्राई टू टेक लाइव क्लासेस ऑल्सो, बट मेरे को खुद को टाइम अभी संडे को मिल रहा है बिकॉज मेरे पास भी कई सारे बैचेस हैं, तो मैं आपके लिए पूरा टाइम देने के लिए तैयार हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एकदम आराम से रिकॉर्डेड वीडियोस, प्यारे प्यारे रिकॉर्डेड वीडियोस दे सकता हूं, जिससे कि 5-6 लेक्चर में आपका साथ साथ एनिमल किंगडम भी खत्म होता चला जाए। एक बार पोल कर लेते हैं और बाद में दोबारा पोल कराएंगे सितंबर में, है ना, दोबारा पोल कंडक्ट करा लेंगे, राइट। एक बार पोल करा के देखते हैं, फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आपका टेम्परामेंट इस चीज पे क्या है। भाई मेरा वो पोल वाला कहां चला गया? अच्छा ये नीचे यहां आया है मेरे को लगा भाई ये कहां गायब हो गया, वोट टाइप। ठीक है, 30 सेकंड 45 सेकंड ले लीजिए। ये अलग अलग है ना, क्योंकि मतलब एक ही चीज कर सकते हैं एक बार में। आप आराम से बता दीजिए बिकॉज आपका जो सिलेबस है, देखो भाई जेन्युइनली बात करते हैं, रुमाल गिर गया है, 1 सेकंड। मुझे आपका बैच थोड़ा सा लेट मिला, लगभग 1.5 महीने लेट मिला, लेकिन फिर भी मुझे सारा का सारा सिलेबस ऑन टाइम कराना है एंड आई एम गोइंग विद क्वालिटी। आप लोग वीडियोस देख सकते हैं कि मैंने टिश्यू कितने टाइम में खत्म किया है। इट हैज टेकन मी अराउंड 9 लेक्चर्स। एक एक चीज बेसिक से उठाई है, आप किसी भी लेक्चर को कहीं भी जाके कंपेयर करेंगे, आपको इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल सकती, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कहीं किसी ने थोड़ा ज्यादा पढ़ाया होगा, कहीं कम पढ़ाया होगा, इससे ज्यादा क्लैरिटी जिस बेसिक लेवल से उठा करके आपको समझाया गया है वो बहुत अलग लेवल की चीज है। तो हम चाहते हैं कि उसी क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, आगे जाके ये ना हो कि हम लोग रगड़ रहे हैं सिलेबस को, बस वो एक चीज है ना। आप आराम से मार्क कर दीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं कि आपका मत क्या है, आपका वोट क्या है, उसी हिसाब से काम करेंगे। आगे फिर से पोल कराऊंगा मैं, इस पोल की कोई वैल्यू नहीं है, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं कि आपका वोट किस साइड झुका हुआ है थोड़ा, है ना। ओके, अराउंड 82% लोग कह रहे हैं कि करवा दीजिए। एक और बार ये पोल हम लोग कराएंगे आफ्टर 1-2 वीक्स, जब मेरे पास थोड़ा टाइम होगा। अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो अभी चाहकर भी मैं रिकॉर्डिंग्स दे नहीं पाऊंगा, लेकिन जब मेरे पास थोड़ा सा बफर टाइम बचेगा उस टाइम पर ये पोल मैं दोबारा से कंडक्ट कराऊंगा और उसके बाद हम एनिमल किंगडम स्टार्ट कर देंगे, राइट। चलिए, तो आज हम टाइम से थोड़ा पहले फ्री हो गए हैं, तो आप आराम से एंजॉय करिए, आज एक चाय एक्स्ट्रा पीजिए और थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। और मैं आपके लिए ब्लड का लेक्चर दोबारा से एडिट करवा के डाल दूंगा इन द प्लेलिस्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन की एनोटेटेड एनसीईआरटी आपको आज ही मिल जाएगी, तो उसको आप दोबारा से रीड कर लीजिएगा। ग्रीन कलर से जो मार्क्ड पॉइंट्स हैं वो हैं पीवाईक्यूज, और येलो कलर से जो मार्क्ड पॉइंट्स हैं वो हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आगे आने की संभावना है। तो आराम से अपनी पढ़ाई करिए, तैयारी करते रहिए और एंजॉय करते रहिए अपनी लाइफ को। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में विद अ वेरी न्यू चैप्टर, विद अ वेरी न्यू टॉपिक, विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी द ब्लड ग्रुप, राइट। चलिए, ऑल राइट एवरीवन, थोड़ा सा टाइम लीजिए और पढ़ाई करिए, और मेरा एक कॉल है जरूरी, उसको मैं अटेंड कर लेता हूं और आपसे मिलूंगा अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा या कम्युनिटी पे पोस्ट कर दीजिएगा, राइट। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।